इन जीएस स्टडी ए सिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 180 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। और जिस भी क्वेश्चन के आप लोगों को आंसर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। इससे ये पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM। यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही बहन आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। चलिए, अब देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, चलिए देखते हैं भाई कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है, कि जो सोने में खोए रहते हैं मेहनत की राह से दूर रहते हैं। क्या दोस्तों, जो सोने में खोए रहते हैं मेहनत की राह से दूर रहते हैं, सपने उनके सच होते हैं जो जाग कर उन्हें पूरा करते हैं। क्या दोस्तों, सपने उनके सच होते हैं जो जाग कर उन्हें पूरा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए, क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 1 को भाई। क्वेश्चन नंबर 1 दिया कि JSY योजना के तहत आशा को, देखिए यहाँ पे क्या दिया, शहरी, यहाँ पर रहेगा शहरी रहेगा ना, शहरी, इसको शहरी कर लीजिएगा। शहरी क्षेत्र में कितना मानदेय दिया जाता है ना, JSY योजना के तहत यानी जननी सुरक्षा योजना के तहत आशा को शहरी ना, इसको काट दीजिए, शहरी क्षेत्र में कितना मानदेय दिया जाता है। तो कितना मानदेय दिया जाता है भाई, क्या 300 रुपए, ऑप्शन बी दिया है 600 रुपए, ऑप्शन सी दिया है 200 रुपए और ऑप्शन डी दिया है 400 रुपए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी बहनें कमेंट कर दें कि JSY योजना के तहत आशा को शहरी क्षेत्र में कितना मानदेय दिया जाता है भाई। तो कितना मानदेय दिया जाता है, सभी बहनें कमेंट करें। देखिए यहाँ पे आप लोग 200 रुपए भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 प्लस 200 करके दिया जाता है ना, इसको भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसके ऑप्शन के आगे पढ़िए तो 400 रुपए जो दिया है, तो इसको 400 रुपए दिया जाता है। जननी सुरक्षा योजना JSY योजना के तहत आशा को शहरी क्षेत्र में कितना मानदेय दिया जाता है, तो ये 400 रुपए का मानदेय दिया जाता है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना, इसको मत लगाइएगा, ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जब 400 दे दिया है तो 200 प्लस 200 करके दिया जाता है, तो 400 हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे पूछ लेता कि ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिए जाते हैं, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में 300 दिए जाते हैं, लेकिन 300 प्लस 300 करके दिए जाते हैं ना, इतने दिए जाते हैं, तो टोटल कितने दिए जाते हैं, तो 600 दिए जाते हैं। इसलिए अगर ग्रामीण पूछता तो 600 लगाते, लेकिन शहरी पूछा है तो यहाँ पे 400 लगेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 200 रुपए भी आप लोग लगा सकती थी, लेकिन इसको लगाने से क्या होगा कि एग्जाम में जो आप लोग बैठ रही हैं उस एग्जाम के लिए गलत हो जाएगा ना, उस एग्जाम के लिए गलत हो जाएगा, इसलिए इसको लगाइएगा। अगर इस तरह से ऑप्शन आते हैं तो इसको लगाना है, भूलना नहीं है। देखिए ध्यान से देख लीजिए, भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। साफ अगर दिख नहीं रहा है तो अपनी मोबाइल की क्वालिटी को सभी बने बढ़ा लेंगी। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ा जाए, बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है।
बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है? तो कौन सी है भाई? क्या सेप्सिस है? ऑप्शन बी दिया बांझपन है, ऑप्शन सी दिया रक्तस्राव, ऑप्शन डी दिया शाक। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है? तो दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है भाई? जल्द से जल्द आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर दीजिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दूसरे का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांझपन हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? बांझपन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 3, आवर्ती गर्भपात की परिभाषा है। तो आवर्ती गर्भपात की परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए दिया है एक गर्भपात, ऑप्शन बी दिया है दो गर्भपात, ऑप्शन सी दिया है लगातार 3 या अधिक गर्भपात, ऑप्शन डी दिया 24 सप्ताह बाद गर्भपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 को दोबारा से पढ़ा जाए। आवर्ती गर्भपात की परिभाषा है तो क्या लगाना है बहन? आवर्ती गर्भपात की परिभाषा यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग? तो यहाँ पे लगाना है कि लगातार 3 या अधिक गर्भपात ना, कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगातार 3 या अधिक गर्भपात होगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी लगाइए। यहाँ पे राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी प्रकृति और उसकी कमी से होने वाले रोग का सही मिलान है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी प्रकृति और उसकी कमी से होने वाले रोग का सही मिलान है? तो बताइए कौन सा ऐसा विटामिन है जो उसकी प्रकृति से होने वाला जो रोग है उसका सही मिलान इसमें बताया ना। विटामिन के वसा में घुलनशील क्या बेरी बेरी होता है? चौथे नंबर का बताइए क्या होता है? बताइए विटामिन ए वसा में घुलनशील क्या विटामिन ए से बेरी बेरी रोग होता है? ऑप्शन सी दिया है विटामिन के जल में घुलनशील क्या विटामिन के से पेलेग्रा रोग होता है? ऑप्शन डी दिया है विटामिन ए वसा में घुलनशील रतौदी। अब राइट आंसर क्या होगा? जो सही मिलान है यहाँ पे दिया ना बहन कि कमी से होने वाले रोग और सही मिलान है, तो सही मिलान आप लोग बता दीजिए। क्या विटामिन के से बेरी बेरी रोग होता है? भाई नहीं होता है। विटामिन ए से वसा में घुलनशील यानी बेरी बेरी रोग होता है? नहीं होता है। विटामिन के से जल में घुलनशील क्या विटामिन के है जो जल में घुलनशील है क्या पेलेग्रा रोग होता है? नहीं भाई। विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील है और इससे रोग कौन सा होता है? तो रतौदी रोग होता है बहन। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सभी बहनें कमेंट कर देंगी। क्वेश्चन नंबर 4 के 3 ऑप्शन जो दिए हैं कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन यहाँ पे फिर क्या दिया विटामिन के क्या जल में घुलनशील पेलेग्रा रोग होता है या नहीं होता है? आप लोग इस तरह से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर सभी बहनें 4 डालेंगी, होमवर्क लिखेंगी। इस तरह से आप दो ऑप्शन को बताइए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी की विटामिन के से क्या होता है, विटामिन ए से क्या होता है। विटामिन ए से तो हम बता ही दिए, विटामिन के से आप लोग बता दीजिए। ठीक, सिर्फ विटामिन के से बता दीजिए। और वैसे नहीं बताना चाहती हैं आप लोग तो बताइए तो पेलेग्रा रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसको बताइए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। सभी बहनें अपना क्वेश्चन का स्कोर काउंट करते चलेंगी। आज जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते भी चलें भाई। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी मातृ बीमारी स्वतः गर्भपात का खतरा बढ़ाती है? कौन सी ऐसी मातृ बीमारी है जो स्वतः यानी पुनः गर्भपात का खतरा बढ़ाती है अपने आप ही? क्या उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्षय रोग या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? 5वें नंबर का सभी बहनें कमेंट कर दे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? समय ज्यादा न लेते हुए क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ा जाए। कौन सी मातृ बीमारी स्वतः गर्भपात का खतरा बढ़ाती है? तो स्वतः गर्भपात का खतरा बढ़ाने वाला काम कौन करेगा भाई? उच्च रक्तचाप करेगा, बिल्कुल सही। मधुमेह भी हो जाएगा, बिल्कुल सही। क्षय रोग, बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन जब सही हो रहे हैं ए बी सी यानी उच्च रक्तचाप, मधुमेह और क्षय रोग, ये तीनों ऑप्शन स्वतः ही मातृ बीमारी का गर्भपात का खतरा बढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या दिया? उपरोक्त सभी। इसको क्यों छोड़े इसको? बेचारा कहेगा ना कि हमको छोड़ दिए सर, हमको छोड़ दी बहन, तो इसको क्यों छोड़े? इसी को ले लेते हैं, बेचारा को रोने नहीं देंगे। यही राइट आंसर हो जाएगा बहन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। इसको छोड़ना नहीं है ना, हम लोग क्यों छोड़े भाई।
सब ये तीनों को हम लोग पढ़ लिए, तो इसी को पढ़ करके इसको आंसर दे देते हैं। चले भाई आप ही आंसर रहिए, तो ये आंसर रहेंगे ना, इनको आंसर मान के हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़ा जाए, सभी बहनें ध्यान से पढ़ेंगी, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी अगर आप लोगों को आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताती भी चले। विटामिन बी का कार्य है, तो विटामिन बी का कार्य क्या है बताइए। विटामिन बी का कार्य है, तो विटामिन बी का कार्य क्या है? क्या आरबीसी का निर्माण करना, कैल्शियम का अवशोषण और उपापचय करना, एटीपी के प्रोस्थेटिक समूह के रूप में, या पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज प्रणाली में? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से दोबारा से पढ़ा जाए। विटामिन बी का कार्य है, तो विटामिन बी का कार्य क्या है भाई? तो विटामिन बी का जो कार्य है पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज प्रणाली है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई कि कौन सा गर्भपात सामान्यतः अपराधात्मक गर्भपात कहलाता है? मैं क्वेश्चन को कराया हूँ, इस क्वेश्चन को मैं लिख करके जब आप लोगों को करा रहा था, वन टाइप नहीं करवाया था क्वेश्चन को, तो उस समय आप लोगों को करवा दिया हूँ। अगर आप लोग गलत करेंगी तो कान पकड़ के बहुत अच्छे तरीके से ऐंठ करके ऐसा चाटा आप लोगों को लगा दूंगा कि तो आप लोगों का शाम को दिमाग उमाग सब दुरुस्त हो जाएगा ना। तो गलत नहीं करना है। अब गलत अगर किसी का हुआ तो मार पड़ेगी भाई। क्वेश्चन नंबर 7 को उड़ा दीजिए संगीता पटेल जी बहन, तो क्वेश्चन को उड़ाइए हवा में कि क्वेश्चन उड़ता ही रह जाए। तो संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बंदरा राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रश्मि सोम जी, क्वेश्चन को उड़ाइए हवा में भाई। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा गर्भपात सामान्यतः अपराधात्मक गर्भपात कहलाता है? तो क्या कानूनी गर्भपात होगा, अवैध गर्भपात होगा, स्वतः गर्भपात हो जाएगा, या मिश्र गर्भपात होगा? तो क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा अवैध गर्भपात। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवैध गर्भपात। ठीक ना? क्या हो जाएगा? अवैध गर्भपात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए, क्या पूछा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूछ रहा है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है? क्या मस्तिष्क को, हृदय को, दांत को, या किडनी को? तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करता है भाई? तो यह प्रभावित करता है दांत को। हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा पूछ रहा है कि बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है? बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है? तो क्या सेप्सिस है, बांझपन है, रक्तस्राव है, या शाक है? तो राइट आंसर क्या होगा? 90 नंबर का सभी बहनें कमेंट कर दें। तो बार बार असुरक्षित गर्भपात का दीर्घकालीन जटिलता कौन सी है? तो दीर्घकालीन जटिलता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बांझपन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? सभी लोग बताएं कि बांझपन जो रोग होता है किस विटामिन बिना देखे बताना है भाई। संगीता पटेल जी, किस विटामिन की कमी से होता है? बिना देखे बताएंगी सभी लोग। रश्मि सोम जी, चंद्रकला देवी जी, सभी लोग बिना देखे बताएंगे ना किस कमी से होता है। इसको कमेंट कीजिए सभी बहने ना। और क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि शरीर के किसी घायल हिस्से से लगातार खून बहना किसकी कमी के कारण होता है? तो अगर शरीर से लगातार खून बह रहा है तो किसकी कमी के कारण होगा? क्या विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन के की, या विटामिन ई की? तो शरीर के किसी घायल हिस्से से लगातार खून बहना किसकी कमी के कारण होता है भाई? तो किसकी कमी से कारण होता है बताइए। अगर कोई आप लोग के सर पे मार दे और आपके सर से ब्लड बहने लगे तो किसकी कमी के कारण होगा भाई बताइए। मान लीजिए मैं अपने छड़ी से आप लोग को मार दिया और इस छड़ी से मारा तो आप लोग का सर जो है फूट गया, यानी फट गया, तो उसमें से निकलने लगेगा ब्लड, यानी ललका वाला ब्लड। तो जब ललका वाला ब्लड निकलेगा
तो कौन सा इसमें कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी बताइए। तो सभी बहनें बता दें कौन सी विटामिन की कमी हो जाएगी भाई। तो विटामिन के की कमी हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, इसलिए जब रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो विटामिन के की कमी हो जाएगी और घायल हिस्से से क्या बहेगा, ललका वाला खून बह जाएगा ना, रेड वाला खून जो होता है वो बहने लगेगा। अब ये मत कहिएगा सर रेड वाला कर, अरे रेड वाला होता है, व्हाइट वाला होता है, इस तरह से नहीं होता है क्या। व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स तो इस तरह से होता है ना, तो हम थोड़ा ललका वाला बोल दिए। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। कौन सा गर्भपात सामान्यतः अपराधात्मक गर्भपात कहलाता है। भाई क्वेश्चन तो ये रिपीटेड हो गया बहन। क्या कानूनी गर्भपात, स्वतः गर्भपात, अवैध गर्भपात या मिश्र गर्भपात। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा गर्भपात सामान्यतः अपराधात्मक गर्भपात कहलाता है। तो कौन सा भाई गर्भपात है जो सामान्यतः अपराधात्मक गर्भपात कहलाता है। तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी अब मैं आप लोगों को कराया हूं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अवैध गर्भपात। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए भाई, अब गलत नहीं होना चाहिए। अब गलत होगा तब तो आप लोगों को लंगलता जो दिए हैं ऑर्डर ने वो ऑर्डर हम कैंसिल करवा देंगे। अब मिलेगा उलेगा नहीं, फिर मुंह बना के कहिएगा कि सर नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर ललचिएगा, ललचते रह जाएंगे आप लोग, मैं खाऊंगा भाई। तो आप लोग गलत नहीं करना है। जिसको भाई एक क्वेश्चन गलत करेगा उसको भाई तो सजा मिलेगी भाई। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए हमारी बहनों का। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए। पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है भाई पृथ्वी पर। क्या प्रोटीन है, लिपिड है, सेलुलोज है या स्टेरॉइड है। तो राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या इसमें सेलुलोज हो जाएगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी का गलत तो नहीं हुआ। अगर आप लोगों की मोबाइल की क्वालिटी कम है तो उसको बढ़ा लीजिए, दिखाई न दे रहा हो तो भाई थोड़ा अगर दिखाई न दे तो आप लोग बताइएगा कि नहीं सर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। असुरक्षित गर्भपात से बचाव का उपाय कौन सा है। असुरक्षित गर्भपात से बचाव का उपाय कौन सा है बताइए। तो क्या परिवार नियोजन, शिक्षा, असुरक्षित देखिए आप क्या दिया है, गर्भ निरोधक उपलब्धता, सुरक्षित एवं कानूनी एमटीपी केंद्र, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट कर दें। जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो पूछा क्या है कि सुरक्षित असुरक्षित गर्भपात से बचाव का उपाय कौन सा है। तो असुरक्षित ना, परिवार नियोजन, शिक्षा भी हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है, गर्भ निरोधक उपलब्धता भी हो जाएगी, सुरक्षित एवं कानूनी एमटीपी केंद्र भी हो जाएगा। तो जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हो तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हुआ कि नहीं सही हुआ, उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए बहन अब ये लोग शोर करने के लिए आएंगे, अब शोर करेंगे तो आप लोग अपने मोबाइल का वॉल्यूम को बढ़ा लीजिएगा ना। ये लोग शोर करने की तैयारी में पूरी तरह से जुट चुके हैं। थोड़े देर के बाद आप लोगों को शोर सुनाई देगा ना, तो ये लोग तैयारी में तुरंत हो जाते हैं। जैसे ही मैं आप लोगों का शाम को क्लास लेता हूँ बहन, तुरंत ये लोग तैयारी में लग जाते हैं कि जल्दी से शोर किया जाए और हमको और आप लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। तो हम लोगों को किसी से डिस्टर्ब नहीं होना है और अपने काम को किसी तरह से पढ़ाई को कर लेना है और जाके एग्जाम हॉल में हल करके एक नौकरी लेकर के इन लोगों को खूब मिठाई उठाई खिलाना के लिए खाइए खाइए। आप लोग शोर कर रहे थे ना तो खा लीजिए, हम लोग यही किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ लीजिए बहन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े न में इंसाइजर, कैनाइनर, प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं। तो कितने होते हैं भाई, क्या 4 2 4 6 6 4 4 2 4 4 2 6 और 2 4 6 6। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सभी बहने कमेंट कर दें कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। सभी बहने कमेंट कर दें कि 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पूछा क्या है क्वेश्चन बहन कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े न में इंसाइजर, कैनाइनर और प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं। तो कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं बताइए। तो कितने हो जाते हैं, इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग जल्द से। देखिए इंसाइजर जो दांत होते हैं, तो इंसाइजर दांत की संख्या कितनी है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, इंसाइजर दांत की संख्या मैं बताया था। तो इंसाइजर जो दांत की संख्या होती है वो कितनी होती है बहन, तो 4 होती है ना।
तो कितनी संख्या होती है, 4 होती है। अब इस ऑप्शन में हम लोग को तुरंत मेथड लगाना है क्या, कि इसमें 4 वाला ऑप्शन कौन सा दिया है वो ही होगा। देखिए इसमें 4 दिया है तो ये हो सकता है, और ये बी वाला में भी 4 दिया तो ये भी हो सकता है। तो यानी 2 ऑप्शन तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, 6, यहाँ पे क्या दिया है, 2। तो यानी कि पहले नंबर पर हम लोग को 4 रहना चाहिए। तो पहले नंबर पर यहाँ 6 दे दिया है तो इसको काटिए, और यहाँ पे क्या दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, इसको काटिए। अब देखिए इसमें से कौन सा होगा। अब दोनों में 4 4 दे दिया है, तब तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई। लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताया था कि जो मोलर दांत होते हैं, मोलर ना, मोलर दांत की संख्या कितनी होती है, तो मोलर दांत की संख्या 6 होती है बहन। कितनी होती है, 6 होती है। अब देख लीजिए इसमें लास्ट वाला में 6 किस में दिया है, तो देखिए इसमें भी 6 दे दिया है और इसमें भी दे दिया, यानी कि ये भी मेथड हम लोग का गड़बड़ हो गया। अब देखिए इसमें क्या, इंसाइजर के बाद दूसरे नंबर पर चलिए, कैनाइनर ना, कैनाइनर। तो कैनाइनर नहीं, इसको प्रीमोलर ना, प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है, तो प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है भाई बताइए इसको। कैनाइनर चाहे प्रीमोलर की संख्या बता दीजिए। कैनाइनर की संख्या कितनी होती है, तो कैनाइनर की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें 2 कहाँ दिया है, 4 के बाद 2 दिया है ना। इंसाइजर रहना चाहिए 4 और कैनाइनर रहना चाहिए 2। तो 4 और 2 किस में दिया है, 4 2 देखिए यहाँ दिया है, यहाँ 4 4 दे दिया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जब ए होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया बहन, गलत तो नहीं हुआ। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में इंसाइजर, कैनाइनर, प्रीमोलर व मोलर दांत क्रमशः होते हैं। तो क्रम से आप लोगों को बताना है। तो इंसाइजर दांत आप लोगों को मैं कराया था कि इंसाइजर दांत की संख्या कितनी होती है बहन, तो 4 होती है। और इसके बारे में मोलर दांत के बारे में भी मैं बता चुका हूं। तो मोलर दांत की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो दोनों चीज चुनिए। यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे 4 रहना चाहिए और लास्ट वाला 6 रहना। तो 4 और 6 यहाँ दोनों दे दिया है, यहाँ पे 4 6 दोनों दे दिया। तो ये मेथड तो हम लोग का गड़बड़ हो गया। लेकिन दूसरे नंबर पर कैनाइनर दिया है ना, कैनाइनर। तो कैनाइनर की संख्या कितनी होती है बहन, तो 2 होती है। इसमें 2 कहाँ दिया है, दूसरे नंबर पर ये ए वाला दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्या हो गया, इंसाइजर दांत की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। कैनाइनर दांत की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। प्रीमोलर दांत की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। और मोलर दांत की संख्या आप लोग जानते हैं कि 6 होगा। तो राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, किसी को दिक्कत, संगीता पटेल जी बहन दिक्कत है क्वेश्चन नंबर 14 में, दिक्कत होगा बहन बस कमेंट कर दीजिएगा, सर मुझे दिक्कत हुई है, मैं समझ नहीं पाई हूँ, कंफ्यूजन है, डाउट है, तुरंत कमेंट करिएगा बहन। मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मत सोचिएगा कि सर ने कमेंट देखा नहीं बताया, स्किप करके छोड़ दिए, ऐसा कोई न सोचे। जो क्वेश्चन डाउट हो सिर्फ कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर किसी कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं तो उससे घबराना नहीं है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो डाउट वाला आप लोगों के क्वेश्चन रहेगा उसको तो मैं क्लियर करूंगा, इससे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। बस डाउट वाला क्वेश्चन हमको कमेंट कर दीजिएगा, इतना आप लोग काम कर दीजिएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बहन। मेरे ऊपर विश्वास करके कि सर ने आज नहीं बताया, 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, नहीं बताया है, बस ऐसे ही कहते हैं। लेकिन कोई बहन परेशान ना हो, सिर्फ हमको कमेंट करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ा जाए बहन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है कि कांख से सामान्य शरीर का तापमान होता है। तो कांख से सामान्य एक्सेलाना मतलब कांख एक्सेला से सामान्य शरीर का तापमान होता है। तो कितना होता है भाई कि 35.6 से लेकर 36.2 सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस। और 37.2 से लेकर 38.2 डिग्री सेल्सियस तक, 36.5 से लेकर के 37.5 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे क्या दिया है, 38.5 से 38.5 डिग्री सेल्सियस ना। तो क्या हमारा ऊपर अपर राइट आंसर क्या होगा, 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों को मैं लग रहा है कभी बताया हूं क्या। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे। क्या 36.5 से लेकर 37.5 से होगा, बताइए ये होगा 36.5 से लेकर 37.5, यही होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। फोरामन ओवेल के बंद होने में नाकामी की वजह से हो सकता है। तो किसकी नाकामी की वजह से हो सकता है भाई, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट के, पेंटेंस डाक्स ओटरिज्म के, या वेंट्रिकुलर सेप्टिक डिफेक्ट के, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें बताइए। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहन, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर बताइए,
फोरामन ओवेल के बंद होने में नाकामी की वजह से हो सकता है। तो फोरामन ओवेल के बंद हो जाने की नाकामी से क्या हो सकता है? तो आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, अपना क्वेश्चन सभी बहने काउंट करते चलेंगे कि कितना आप लोगों का सही हो रहा है। कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने आए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेसिटाइज कर देता है। तो कौन कर देता है भाई? क्या एस्ट्रोजन कर देता है, प्रोजेस्टेरॉन कर देता है, एचसीजी कर देता है, या टेस्टोस्टेरोन? तो कौन करता है भाई? टेस्टोस्टेरोन ना। तो कौन करता है भाई? गर्भावस्था के दौरान वह हार्मोन जो मायोमेट्रियम को ऑक्सीटोसिन तथा प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रति सेंसिटाइज कर देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी बहुत ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन को गलत नहीं होना चाहिए, सोच समझ के लगाइए। इस क्वेश्चन को सोच समझ के लगाइए। शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, और कौन है? चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी, बीबा जी, प्रियंका साहनी जी, सभी लोग इस क्वेश्चन को सोच समझ के लगाएं भाई, गलत नहीं होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन को गलत हो सकता है, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन हो जाएगा बहन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इतना आसान क्वेश्चन था, गलत तो नहीं हुआ। संगीता पटेल जी बहन, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, सभी बहनें बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 गलत तो नहीं हुआ किसी का? किसका कौन ऐसी वो महान बहन है जो इस क्वेश्चन को गलत कर दी है? थोड़ा हमको बताए, तो थोड़ा हम उनको जाने को हमारी महान बहन कौन है भाई, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। लोकिया रुब्रा की विशेषताएं हैं। लोकिया रुब्रा की विशेषताएं देखिए बहने, क्वेश्चन कराया गया है लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे चेंज है। ये मत कहिएगा कि सर आप क्वेश्चन को करा चुके हैं फिर उसी क्वेश्चन को करा रहे हैं। तो क्वेश्चन तो करा चुके हैं लेकिन उसके ऑप्शन को देखिए बहन, ऑप्शन दूसरा दिया है। ऑप्शन वही तो देख सकती हैं आप लोग ना। क्या मांसल गंध से सात खूनी? ऑप्शन बी दिया पीला सफेद दुर्गंध युक्त मांसल गंध के साथ गुलाबी भूरा। राइट आंसर क्या होगा? लोकिया रुब्रा की विशेषताएं हैं। तो लोकिया रुब्रा की विशेषताएं क्या है? तो मांसल गंध के साथ खूनी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। किसी का गलत तो नहीं हुआ, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ा जाए। ORS में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ORS में इलेक्ट्रोलाइट होता है तो क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। राइट आंसर क्या होगा बहन? सभी लोग कमेंट कीजिए। ORS में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ORS में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भाई? क्या सोडियम क्लोराइड होता है? सोडियम क्लोराइड होता है बहन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए 26 मिनट हो गया है भाई, 27 मिनट लमसम होने वाला है। अब ये 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग हैं। मैक्सिमम हम लोग को 27 मिनट चल रहा है तो 27 क्वेश्चन को टच कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए, थोड़ा फास्ट चलिए। तो क्लेफ्ट लिप वाले नवजात शिशु को निम्न में से कौन सा कार्य करने की कठिनाई होती है? क्लेफ्ट लिप, इसको ध्यान दीजिएगा भाई। क्लेफ्ट लिप वाले नवजात शिशु को निम्न में से कौन सा कार्य करने की कठिनाई होती है? तो क्या? स्तनपान। ऑप्शन बी दिया है निगलना, ऑप्शन सी दिया है श्वास लेना, ऑप्शन डी दिया है हाव भाव। राइट आंसर क्या होगा? 20वें नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। तो क्लेफ्ट लिप बोला है ना, क्लेफ्ट लिप यानी क्लेफ्ट लो ओठ। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी कठिनाई हो जाती है? वो नवजात शिशु भी है तो किसकी कठिनाई होती है भाई? कौन सा कार्य करने में उसको कठिनाई होगी? जो क्लेफ्ट लिप वाला नवजात शिशु होगा उसको कौन सा कार्य करने में कठिनाई होगी? तो उसको स्तनपान करने में कठिनाई होगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ, गलत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 21, नवजात अवधि मानी जाती है। क्या? जन्म से 15 दिन, जन्म से 21 दिन, जन्म से 28 दिन, जन्म से 1 माह तक नवजात अवधि मानी जाती है। भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। संगीता पटेल जी उड़ा दीजिए हवा में इस क्वेश्चन को। प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, बीबा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, रद्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी, सूर्यांश मिश्रा, राहुल कुमार माठो, शिवम जी, शुभम नाथ, सहीना परवीन,
पूनम जी, प्रियंका जी, आरती देवी, मनोज कुमार, अनामिका सिंह जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, सभी बहनें इस क्वेश्चन को उड़ाएं हवा में भाई। तो क्वेश्चन क्या पूछा है बहन कि नवजात अवधि मानी जाती है, बताइए। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन 21 नंबर का। तो 21 नंबर का तो हमको लगता है कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। जन्म से 28 दिन की मानी जाती है नवजात अवधि। हमारा राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ? नहीं गलत होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलिए। जब गलत नहीं हुआ तो 22 पे चलिए। डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिन में निकलने वाले लोचिया की औसत अनुमानित मात्रा होती है। क्वेश्चन कराया हूं, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए और इसके ऑप्शन को पढ़िए और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या 100 ml होगा, 250 ml होगा, 300 ml होगा या 450 ml होगा? डिलीवरी के बाद प्रथम 5 से 6 दिन में निकलने वाले लोचिया, ना बस क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया गया है। लोचिया की औसत अनुमानित मात्रा होती है। तो औसत अनुमानित मात्रा कितनी होती है? 22 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें कितनी होती है भाई। तो 250 ml होती है। राइट आंसर हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए। एक्सला और रिटम न रेक्टम, रेक्टम के तापमान में कितना अंतर आ रहता है? तो कितना अंतर रहता है भाई? क्या 3 फ़ारेनहाइट का, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का? राइट आंसर क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग उड़ाइए हवा में। अरे भाई 1 फ़ारेनहाइट का, 1 फ़ारेनहाइट का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गलत तो नहीं हुआ? गलत नहीं होना चाहिए। सभी लोग क्वेश्चन को काउंट करते चले। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताते चले। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ा जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया? बहुत जल्द खत्म कीजिए बहन। 6 मिनट हम लोग पीछे चल रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, मिनट के हिसाब से। 30 मिनट हो गया है लमसम हम लोग का, यानी कि 31 मिनट होने वाला है। 31 मिनट में 31 क्वेश्चन को टच करना था। बहुत पीछे चल रहे हैं। यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोली या कोलिक कहते हैं, या टोनिक कहते हैं, कैंप कहते हैं, या टेंडर कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो उसे क्या कहते हैं भाई? सभी बहने कमेंट करें। यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो उसे टेंडर कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो उसे कहते हैं, तो यदि किसी भाग पर छूने से दर्द होता है तो उसे टेंडर कहते हैं। टेंडर क्या कहते हैं? टेंडर कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 25। एटोनिक पीपीएच का प्रबंधन इस प्रकार है। एटोनिक पीपीएच का प्रबंधन इस प्रकार है। तो किस प्रकार है? क्या गर्भाशय की मालिश, इबोलिक का उपयोग, द्विहस्त संपीड़न? ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। अगर बहन आप लोगों के क्वालिटी में कोई कमी हो रही है, क्वेश्चन देखने में कठिनाई हो रही है, तो सभी बहने अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। अगर शोर शराबा आप लोगों को सुनाई दे रहा हो बहन, थोड़ा कष्ट करके आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने मोबाइल की वॉल्यूम को बढ़ा लीजिए। वैसे मैं खुद इधर से अपना प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग को ज्यादा तेज आवाज में बोल करके किसी भी तरह से आप लोगों की क्लास को मैं ले लूं। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। ये टोनिक पीपीएच का प्रबंध इस प्रकार है। तो ये टोनिक पीपीएच, तुरंत क्वेश्चन को ब्रेन में सेव कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बहन कि ये टोनिक पीपीएच का प्रबंधन इस प्रकार है। तो ये टोनिक पीपीएच का प्रबंधन किस प्रकार है भाई? बताइए किस प्रकार है? गर्भाशय की मालिश बिल्कुल सही होगा। इबोलिक का उपयोग बिल्कुल सही होगा। द्विहस्त संपीड़न ये भी सही होगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो उपरोक्त सभी क्यों नहीं सही होगा? यही तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा जाए बहन। क्या पूछा है? एटोनिक पीपीएच का प्रबंधन इस प्रकार है। तो एटोनिक पीपीएच का प्रबंधन तो रिपीटेड हो गया बहन। क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड है। गर्भाशय की मालिश, इबोलिक का उपयोग, द्विहस्त संपीड़न, यानी कि ये तीनों ऑप्शन जब सही होंगे तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़िए। मानव शरीर का सबसे प्रचुर इम्यूनोग्लोबिन है। तो क्या है? आईजीजी है, या आईजीएम है, या आईजीए है, या आईजीडी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहने कमेंट कर दे। कल ये मैं क्वेश्चन कराया था, कल कराया था क्या सुबह कराया था? बताइए। तो थोड़ा रिपीटेड हो गया तो घबराना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड चल रहे हैं तो इससे किसी भी बहन को घबराना नहीं है भाई। मानव शरीर का सबसे प्रचुर इम्यूनोग्लोबुलिन है। तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है भाई? तो 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
IgG हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कि अभी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा कुछ क्वेश्चन आप लोगों को रिपीटेड मिल जाएंगे बहन, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे, तो उससे घबराना नहीं है किसी भी बहन को। गर्भावस्था की कौन सी समयावधि को प्रथम तिमाही कहा जाता है? कौन सी अवधि को प्रथम तिमाही कहा जाता है? प्रथम सप्ताह को, ऑप्शन बी दिया है 5 से 6 सप्ताह को, प्रथम 12 सप्ताह दिया है, प्रथम 12 सप्ताह को, 5 से 6 सप्ताह, 13 से 28 सप्ताह, 29 से 40 सप्ताह। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। पूछा क्या क्वेश्चन? गर्भावस्था की कौन सी समयावधि को प्रथम तिमाही कहा जाता है? तो प्रथम तिमाही किसको कहा जा सकता है? तिमाही को पकड़िए और इसको प्रथम को पकड़िए। राइट आंसर क्या हो सकता है? 28 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। इसमें राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रथम 12 सप्ताह हो जाएगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को पढ़िए। क्या पूछा है कि प्रसवोत्तर अवधि के बाद की अवधि है? प्रसवोत्तर अवधि के बाद की अवधि है। क्या गर्भाधान, प्रसव, स्तनपान या प्रसव? मान लीजिए प्रसव कैसे हो जाएगा? दोनों प्रसव होगा, इसको काट दीजिए। अच्छा, इसमें समझिए क्या होगा। पूछा क्या क्वेश्चन को कि प्रसवोत्तर ना, प्रसवोत्तर, इस शब्द को पकड़िए ना, इस शब्द को पकड़िए। क्या पूछा है बहन? ये पूछ रहा है कि प्रसवोत्तर अवधि के बाद की अवधि ना, यानी प्रसवोत्तर उसके बाद की अवधि पूछ रहा है। तो उसके बाद की अवधि क्या होगी? क्या गर्भाधान होगी? हो सकता है, गर्भाधान हो सकता है, प्रसव भी संभवतः हो सकता है। यहाँ पे इसको भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू और इस क्वेश्चन के थ्रू अब क्या लगाना चाहिए कि प्रसव उत्तर अवधि, यानी कि प्रसव होने के बाद उसके बाद की अवधि, उसके बाद का कार्य क्या होना चाहिए? तो स्तनपान का कार्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन वाला था थोड़ा सा, लेकिन घबराना नहीं है किसी भी बहन को। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, इसको पकड़िए कि प्रसवोत्तर अवधि के बाद की अवधि ना, यानी जैसे ही प्रसवोत्तर की अवधि होती है, पूरी होती है, उसके बाद की अवधि, उसके बाद का कार्य चाहिए, उसके बाद का समय क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या गर्भाधान तो हो सकता है, संभवतः हो सकता है, प्रसव भी हो सकता है, लेकिन सबसे जो उपयुक्त और सुटेबल आंसर होगा आप लोगों के एग्जाम के थ्रू, इसको लगा के आइएगा, स्तनपान होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। कंफ्यूज तो नहीं हुआ संगीता पटेल जी बहन? क्वेश्चन नंबर 29 का कमेंट कीजिए। तो आप क्वेश्चन नंबर 29 को कमेंट कीजिए कि आपको कंफ्यूज तो नहीं हुआ। शांति वाजपेयी जी बहन आप बताइए 29 नंबर क्वेश्चन कंफ्यूज किया? सीमा देवी जी बहन बताएं, चंद्रकला देवी जी बहन बताएं, रंजना राजभर जी बताएं, रश्मि सोम जी बताएं। रश्मि सोम जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं? रश्मि सोम जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं? क्या बात है, क्यों आपको मारना पड़ेगा क्या? हमको बताइए क्या दिक्कत है? आप सीमा देवी जी हमको ये बताइए आप कि सुबह की आप क्लास में क्यों एब्सेंट है भाई? सुबह वाली क्लास में आप क्यों एब्सेंट थी? क्या काम कर रही थी बताइए? सुबह की क्लास में आप अब्सेंट हैं क्या? सीमा देवी जी बहन हमको बताइए। संगीता पटेल जी बहन है आप, तो आप बताइए। तुमको आपको लग रहा है कि मारना पड़ेगा हमको ना? आपको मार खाना पड़ेगा भाई। चंद्रकला देवी जी बहन सुबह अब्सेंट थी। चंद्रकला देवी जी बहन सुबह अब्सेंट थी कि नहीं अब्सेंट थी? सीमा देवी जी भी अब्सेंट थी। दोनों लोग अब्सेंट हैं। वाह भाई वाह, बहुत महान महान हमारी बहनें भाई। अब्सेंट तो होना इन लोगों को एकदम आ गया कि नहीं सर हम अब्सेंट होकर दिखाएंगे। आप कितना हो चिल्लाइए, चिल्लाते चिल्लाते सर आप थक जाएंगे, आपका गला बैठ जाएगा, लेकिन हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग अब्सेंट जरूर करेंगे ना। 1-1.5 घंटे में सर 100 क्वेश्चन देते हैं, हम लोग 3 घंटे में पढ़ेंगे, उसको ना पढ़ेंगे जाकर के 4 घंटे में, कि 1.5 घंटे में या 1 घंटे में हम लोग पढ़ेंगे 100 क्वेश्चन? हम लोग अब्सेंट करेंगे। क्या करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक करेंगे। तो भूल जाइए कि तब तक करेंगे। कानून पकड़ के जिस दिन उखाड़ लेंगे ना, तो बिना कान काम कर देंगे आप लोगों को। ठीक ना? तब आप लोगों का दिमाग काम करने लगेगा। कह रहे हैं कि बस 10 दिन 15 दिन का समय बचा है, खूब जी जान लगा करके पढ़िए। तो इतना जी जान लगा के आप लोग पढ़ रहे हैं ना, सुबह पढ़ पा रही हैं 1-1.5 घंटा, ना शाम को 1-1.5 घंटा पढ़ पा रही है ना। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हमारी बहन तो बहुत महान महान है भाई। इन लोगों को तो मैं क्या बताऊँ। अब आप लोगों को लंगलता नहीं देंगे हम, समझ लीजिए। खाना है लौंगलता भाई, तो क्लास में आइए और एग्जाम को क्रैक करके हमको बताइए कि सर एग्जाम को क्रैक कर लिए हैं और एग्जाम आप क्या है लौंगलता की व्यवस्था कीजिए। वैसे हम ऑर्डर दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए। क्या पूछा है बहन कि पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 डिलीवरी की अपेक्षित तिथि क्या है? पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 है। डिलीवरी की अपेक्षित तिथि क्या होगी? क्वेश्चन मैं सुबह एक कराया था बहन। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तब तो ऐसे लग रहा है कि सबको ईडीडी निकालना आ गया होगा, लेकिन आप लोग को एलएलपी निकालना तो सब कुछ आ गया होगा ना।
तो आप लोग इसको बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या जुलाई 12 2018 होगा, जुलाई 26 2018 होगा, अगस्त 12 2018 होगा, अगस्त 26 2018 होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों का समय लूंगा, लेकिन इसको हम लोग क्लियर करेंगे। बहुत हमको डर हो गया है आप लोगों से, यह डर हो गया कि हमारी बहन इसको गलत न करके आ जाए कि आप लोग एग्जाम हाल में प्रेशर रहता है बहन, अगर आप लोग गलत करके आ जाएंगे तो बहुत दुखी हमको कर देंगी। क्योंकि मैं बहन कई तरह से क्वेश्चन को दे रहा हूँ कि आप लोगों का गलत ना हो। क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, हमको लग रहा है बार बार, इसलिए मैं 2-3 बार 5-6 बार इस तरह से क्वेश्चन करा चुका कि हमारी बहनें गलत न करें। क्वेश्चन 30 है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 है, क्लियर हुआ? पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 है, क्लियर हुआ ना? डिलीवरी की अपेक्षित तिथि क्या होगी, यानी कि जो डिलीवरी की तिथि होगी वो अपेक्षा की जाती है कि मतलब संभवतः कितनी तारीख को हो सकती है। क्या जुलाई 2018 को होगी, जुलाई 26 जुलाई 2018 को होगी, 12 अगस्त 2018 को होगी, या 26 अगस्त 2018 को होगी? ठीक, क्लियर हुआ? अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन आ रहा है तो मैं आप लोगों को समय दे देता हूं 10 सेकेंड या 15 सेकेंड दे रहा हूं। 15 सेकेंड में इसको हल कीजिए। 15 सेकेंड का समय दिया जाता है, समय होता है शुरू आप लोगों का अब। 15 सेकेंड में हल कीजिए और कमेंट कीजिए। सभी बहनें कमेंट करें 39 से 30 नंबर क्वेश्चन का। कमेंट कीजिए जल्दी से, अब तक आ जाना चाहिए। चलिए आप लोगों का समय होता है समाप्त। इसको मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए बहन, अब क्वेश्चन को आप लोग तो कर ली, जिसका सही है तो सही है, जिसका गलत है वो भी देख ले, जिसका सही हुआ है वो भी देख ले। देखिए बहन, ये पूछा क्या है कि पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017, यानी किसी महिला का पिछले मासिक धर्म जो है उसकी पहली तारीख 19 अक्टूबर 2017 है। डिलीवरी की अपेक्षित तिथि क्या होगी ना? तो देखिए इसमें क्या करना है, पिछले मासिक धर्म बोला है ना, पिछले मासिक धर्म की पहली तारीख। तो इसमें देखिए क्या करना है कि पहले आप लोग यहाँ पे लिखिए क्या। देखिए यहाँ पे आप लोगों को लिखना है, क्या लिखना है? 19 अक्टूबर तुरंत लिखिएगा। 19 अक्टूबर ना, 19 अक्टूबर ठीक, 19 अक्टूबर ठीक ना, 19 अक्टूबर क्या दिया है? 2017 दिया है। 19 अक्टूबर 2017 ना, 19 अक्टूबर 2017 ठीक, 19 अक्टूबर 2017। अब करना क्या है बहन कि जो आई 19 अक्टूबर दिया है इसमें कितना जोड़ना होता है? ये क्या दिया है? महीने का दिन दिया है, तो इसमें क्या जोड़ना होता है? तो इसमें दिन सप्ताह जोड़ना तो होता है, इसमें 7 जोड़ा जाता है ना। पहले ही काम कीजिएगा, इसमें 7 जोड़ दीजिएगा, इस तरह से इसको लिखिएगा। और एक कौन सा है? अक्टूबर का ये महीना है ना, तो अक्टूबर का महीना है, तो इस महीने में कितना जोड़ना होता है? 9 महीना। कितना जोड़ना होता है? 9 महीना। इसमें 9 महीना जोड़ दीजिएगा। ये 9 महीना है ना, 9 मंथ ना, 9 मंथ कर दीजिए इसको, इसमें 9 मंथ जोड़ देंगे। क्लियर हो रहा है बहन? अब देखिए इसको जोड़िए और इसको 2017 को वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 19 में जब हम लोग 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बहन? तो पहले यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। तो 19 में 7 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा बहन? 19 पर ले 20 21 22 23 24 25 26, कितना हुआ बहन? 26। 26 ऐसे लिखा जाता है ठीक, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बहन? 26 लिख देंगे, 26 ठीक ना, 26 हो गया। और ये कौन सा महीना है? अक्टूबर का महीना है। तो अक्टूबर के महीने में कितना महीना यानी कितना मंथ जोड़ना है? तो ये 9 लिखा गया है बहन। तो उस अक्टूबर के महीने कोई भी महीना हो उसमें 9 महीना ऐड करेंगे हम लोग। तो अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 9 अक्टूबर में 9 महीना जोड़ेंगे। तो पहले 9 लिख लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 महीना हो गया ना। तो अक्टूबर के बाद 9वां अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आएगा? तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी। देखिए जनवरी यहाँ चेंज हो रहा है साल। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी मतलब दूसरा साल आ गया है। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कौन सा महीना आ गया? जुलाई का। तब यहाँ देखिए 26 हो जाएगा। यहाँ अक्टूबर था तो यहाँ जुलाई आया है, तो यहाँ जुलाई हम लोग कर देंगे बहन। क्या कर देंगे? जुलाई ना, जुलाई कर देंगे। अब जुलाई के बाद जब ये महीना साल चेंज हो रहा था ना, अक्टूबर के बाद यहाँ पे नवंबर दिसंबर जनवरी आ रहा था ना, तीसरे ही महीना में जनवरी आ जा रहा था। तो जब 2017 दिया तो जनवरी आ जाएगा, तो 2018 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बहन? 2018 हो जाएगा। अब क्या हो गया? आंसर हम लोग का क्या आ रहा है? 26 जुलाई 2018। क्या आया है?
26 जुलाई 2018। इस ऑप्शन में देख लीजिए कि 26 जुलाई 2018 कौन सा ऑप्शन दिया है, वही हम लोग का सही होगा। यहाँ पे क्या दिया, 12 जुलाई 2018 दिया, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 26 जुलाई 2018, बिल्कुल यही हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 12 अगस्त दे दिया, 12 अगस्त 2018, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या दिया है, 26 अगस्त 2018, ये भी नहीं होगा। तब दो हमारा तो ये 3 गलत हो गया, यही हमारा सही होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक मेथड ये हो गया, एक मेथड और लगाइएगा। क्या करना है, अगर मान लीजिए पूछा क्या कि 19 अक्टूबर 2017 दिया ना, तो इस 19 में कितना जोड़ना है, 7 जोड़ना है। तो 19 में हम लोग 7 जोड़े हैं तो कितना आया है, 26 आया है ना। कितना है इसको ध्यान दीजिए। संगीता पटेल जी, मैं क्या बता रहा हूं, समय कम समय में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। बात ये नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन को हल कर रही हैं, समय वहां पे कम रहेगा, कम समय में कितने स्मार्ट तरीके से कितने जल्दी आप उसको सॉल्व कर ले रही हैं, वो वहां पे मायने रखता है। तो देखिए करना क्या है, तुरंत पहले लिख दीजिएगा, फट दे, तुरंत दिमाग लगाइएगा, पूरा दिमाग। देखिए क्वेश्चन करते वक्त अपने दिमाग की पूरी ताकत लगा दीजिएगा आप लोग, पूरा ब्रेन, पूरा समय, हर एक चीज, सब कुछ, शरीर दिमाग वहीं पर आना चाहिए। बिना चिंता फिक्र के क्वेश्चन को हल कीजिएगा, सभी बने। 19 दिया है ना, 19 अक्टूबर 2017 तुरंत लिखिएगा, 19 अक्टूबर 2017 तुरंत लिखना है वहां पे। और करना क्या है, पहले में हम लोग कितना जोड़ रहे हैं, 7 जोड़ रहे हैं, तो 19 में हम लोग 7 तुरंत ऐड कर देंगे। 19 में जब हम लोग 7 ऐड करेंगे बहन, तो कितना आया है, 19 पहले देखिए यहाँ 7 लिखा गया ना, 1 से लेकर के 7 तक, तो 19 पहले 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 आया ना। तुरंत यहाँ पे 19 की जगह कितना हो जाएगा, 26। अब ऑप्शन में तुरंत चेक कीजिएगा कौन सा ऑप्शन में 26 दिया है। देखिए इसमें 12 दिया है तो ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या दिया है, 12 दिया है, 12 अगस्त दे दिया, ये भी नहीं होगा। इसमें 26 दे दिया है, इसमें 26 दे दिया है। तो यानी कि 2 ऑप्शन में चुनना है कि 26 वाला कौन सा ऑप्शन होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। एक मेथड ये हो गया, ठीक ना। इस तरह से हो सके तो यहाँ पे ऑप्शन ये चेंज रहता, ये भी ऑप्शन मान लीजिए कि यहाँ पे 28 दिया रहता या 27 दिया रहता, तुरंत आप लोगों का आंसर निकल के आ जाता, तुरंत आंसर यह निकल के आ जाता। हो सके तो ये ऑप्शन चेंज किया रहता तो ये भी आप लोगों का आंसर निकल के आता। इस तरह से एक मेथड लगाइएगा। और इस महीने में कौन सा जोड़ना है आप लोगों को, इस महीने में 9 महीने जोड़िएगा। तो 9 महीने जब जोड़ेंगे हम लोग तो कौन सा महीना आएगा, जुलाई का महीना आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। पहला काम तो ये कीजिएगा, तुरंत जोड़ करके पहले चेक कर लीजिएगा 26 किस में दिया है। कोई शायद एक ही ऑप्शन हो जो 26 वाला हो, कोई ऑप्शन एक ही हो सकता है जो 26 वाला हो। तो तुरंत पढ़ना, ज्यादा दिमाग लगना, 3-5 करना, गुणा गणित करना, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। तुरंत रंग करके ध्यान से रंगना होगा बहन, इस बात को ध्यान दीजिए। जिस भी क्वेश्चन को रंगने जाइएगा उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक उसी क्वेश्चन को, ऑप्शन को हम रंग रहे हैं ना, ऑप्शन का ये चेंज किया रहेगा। यहाँ पे बी दिया तो हो सके तो यहाँ पे डी कर दे, यहाँ पे डी दिया तो हो सके यहाँ पे ए कर दे। एक ऑप्शन और कर सकता है, इनमें से कोई नहीं करके ई वाला भी ऑप्शन दे सकता है ना। ई वाला ऑप्शन संभवतः हमको लग रहा है कि एग्जामिनर इस बार हो सके तो पैटर्न चेंज करे तो ई वाला ऑप्शन देगा, इनमें से कोई नहीं। तो संभवतः ऐसा अगर ऑप्शन देगा, अगर दे देता है एग्जामिनर, तो समझिएगा कि एक आध 2 क्वेश्चन ई वाला लगेगा तो लगेगा ना, तो सभी वही हम लोग का सही होगा, ए बी सी डी में ही लग जाएगा। तो इस तरह से आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा, रंगते वक्त ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, कि कौन सा ऑप्शन है और कौन सा क्वेश्चन का हम कौन सा ऑप्शन रंग रहे हैं ना, इसको ध्यान दीजिएगा। इतना समय आप लोगों का बहुत ले लिया हूं बहन। इस तरह से आप लोग कमेंट कर देंगे ना कि सर बकवास बहुत करते हैं, ये भी समस्या है मेरे ऊपर ना। समस्या इस बात की है कि आप लोग लिखती हैं कि सर बकवास बहुत करते हैं। तो आप लोगों को समझाऊं तो भी बकवास, कुछ बता दूं तो भी बकवास, थोड़ा समय ले लूं तो भी बकवास, तेज चलूं तो भी बकवास, क्या करूं बताइए आप लोग। किसको बताइएगा, संगीता पटेल जी, रश्मि सोम जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, और कौन है, शांति वाजपेयी जी, सभी बहनें हमको बताएंगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया बहन। अब गलत नहीं मत कीजिएगा बहन, अगर अब आप लोग गलत करके आएंगे एग्जाम हाल में, हमको डर हो गया था, इसलिए मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को टाइप करवाया कि नहीं इसको डालिए भाई, हमारी बहनें गलत कर सकती हैं संभवतः। अच्छा चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसको बताइएगा। इसका बॉन राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी ना, इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 को पढ़िए, क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी उम्र में बच्चा बाबा, मामा, नाना, नानी जैसे द्विअक्षरी शब्द बोलना शुरू कर देता है ना। निम्न में से कौन सी उम्र में बच्चा बाबा, मामा, नानी, नाना, नानी जैसी 2 शब्द अक्षरों को बोलना शुरू कर देता है भाई। क्या 2 से 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में, 4 महीने में, तो किस महीने में भाई बोलना शुरू कर देता है एक बच्चा। कोई एक बच्चा है, किस समय में मामा, पापा, बाबा, चाचा, नानी, नाना, मौसी, मौसा तो नहीं बोलेगा ना, कौन सा बोलेगा बताइए। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, जो बोलेगा तो क्या बोलेगा 31 नंबर का बताइए। अरे भाई 31 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें भाई, 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
आप लोग को समय दे दूं क्या? इसको तो करने के लिए तो आप लोग को समय ही नहीं देना चाहिए भाई। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर समय देते तब ना हम लोग करते, हम लोग ऐसे कैसे करेंगे? तो ऐसे कैसे करेंगे भाई? अब तो लोग ये बात तो सही है, कैसे करेंगे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर होगा बॉन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 महीने हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? 9 महीने राइट आंसर होगा बॉन ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 32 को कर लीजिए। एक किशोरी को अत्यधिक मासिक स्राव और हल्की प्लीहा वृद्धि है, सबसे पहले किसकी कमी की आशंका होगी? बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। एक किशोरी को अत्यधिक मासिक स्राव और हल्की प्लीहा वृद्धि है, सबसे पहले किस कमी की आशंका होगी? तो किसकी कमी की आशंका होगी भाई? किसकी कमी की आशंका होगी? क्या फोलिक अम्ल की, लौह की, विटामिन बी 12 की या विटामिन के की? तो किसकी कमी की आशंका होगी? 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा, लौह की हो जाएगी ना। ये विटामिन के मत लगा दीजिएगा। एक किशोरी को अत्यधिक मासिक स्राव है, मासिक स्राव और हल्का प्लीहा वृद्धि है, सबसे पहले किसकी कमी होगी? सबसे पहले किसकी कमी होगी? विटामिन के मत लगाइएगा, यहाँ पे होगा लौह, ऑप्शन नंबर बी होगा ना। ऑप्शन नंबर बी सोच समझ के ऑप्शन को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, स्तन के दूध में रेफ्रिजरेटर में कितने देर रखा जा सकता है? क्वेश्चन मैं लिख करके कराया हूं संगीता पटेल जी, आपको याद आ रहा होगा। स्तन के दूध को रेफ्रिजरेटर में कितने देर रखा जा सकता है? तो कितने देर रखा जा सकता है भाई? क्या 4 घंटे? ऑप्शन बी दिया है 4 दिन, ऑप्शन सी दिया है 12 घंटे, ऑप्शन डी दिया है 24 घंटे। राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्द से जल्द बता दीजिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर का राइट आंसर होगा 4 दिन होगा। क्या हो जाएगा? 4 दिन हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना। अच्छा, इसको हमको बताइए संगीता पटेल जी, सभी बहनें बताएं कि अगर इसको क्या पूछा कि स्तन के दूध को रेफ्रिजरेटर में कितने देर तक रखा जा सकता है? तो रेफ्रिजरेटर में रखा जा रहा है तो 4 दिन तक रखा जा रहा है। लेकिन बिना रेफ्रिजरेटर के अगर दे देगा कि रूम के टेम्परेचर में कितने देर तक रखा जा सकता है, बिना रेफ्रिजरेटर के या बिना रेफ्रिजरेटर के दे दे, या रेफ्रिजरेटर को छोड़कर दे दे, या दे दे कि सामान्य तापमान में, रूम के तापमान में घरों में कितने देर तक रखा जा सकता है, तब आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? इसको 33 नंबर को कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 को पढ़िए। किसी जनसंख्या में किशोर गर्भावस्था जोखिम का सबसे प्रत्यक्ष सूचकांक कौन सा है? क्या कुल प्रजनन दर, किशोर जन्म दर, मातृ मृत्यु दर, लिंग अनुपात? राइट आंसर क्या होगा? किसी जनसंख्या में किशोर गर्भावस्था जोखिम का सबसे प्रत्यक्ष सूचक कौन सा है? तो सबसे प्रत्यक्ष सूचक कौन सा होगा बताइए? 34 नंबर का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो किशोर जन्म दर होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए भाई। क्या पूछा है 35 नंबर क्वेश्चन? पूछा है बहन कि बीसीजी के बारे में सही नहीं है ना। नहीं शब्द को ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में बहन नहीं शब्द आ जाता है तो सभी बहनें बहुत ध्यान से पढ़ेंगी। सिवाय शब्द एक देगा, सिवाय शब्द आ जाता है तो ध्यान से पढ़ेंगी ना। आप लोगों को डेली बता दिया हूं, आप लोगों को तब ब्रेन में आ गया होगा कि जब इस तरह से शब्द आएगा तो ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है बहन? बीसीजी के बारे में सही नहीं है। तो बीसीजी के बारे में सही नहीं है तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक जीवित वैक्सीन। बिल्कुल सही है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ने से पहले एक बार 35 नंबर को ध्यान से पढ़ा जाए। और जिस भी बहन ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए, मैं उनको देता हूँ वेरी वेरी गुड। क्या बहन आपकी क्या तैयारी है? अब आपकी आंखें बहुत काम कर रही है। आप पूछा क्या है कि बीसीजी के बारे में सही नहीं है, तो यह एक जीवित वैक्सीन है। बिल्कुल है, जीवित वैक्सीन तो है, बिल्कुल है। लगाने का मार्ग इंट्राडर्मल है, बिल्कुल है, इंट्राडर्मल ही है। यह पाउडर के रूप में उपलब्ध है और उपयोग करने से पहले घोलना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या यह बात सही है कि यह MMR के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? क्या ये बात आप लोगों को सही लग रही है कि यह MMR के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? नहीं भाई, यह तो गलत हो गया, यह नहीं होगा। जब यह नहीं होगा तो यहाँ पे पूछा क्या है कि नहीं पूछा, तो यह ना सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी ने सही होगा कि ऑप्शन नंबर ए बी सी में सही कोई होगा? ऑप्शन नंबर ए बी में कोई सही होगा? ये तो जीवित वैक्सीन है, सही है। इस तरह से मैं ऑप्शन रखा।
लेकिन आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि नहीं पूछा है बहन तो इस तरह से एग्जामिनर भी काम कर देगा, पहले ही ऑप्शन पर रख देगा कि यह एक जीवित वैक्सीन है, आप आगे नहीं पढ़ेंगे तुरंत ललका से अपना रंग देंगे, इस तरह से हो जाएगा आप लोगों का गलत। गलत हो जाएगा कि नहीं गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना है ना, इस बात को ध्यान देना है, क्या पूछा है क्या दिया है इसीलिए कहा था कि नहीं शब्द देगा तो ध्यान से पढ़ना है। इसका राइट आंसर अब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। जिन्होंने ए लगाया वो गलत है, ये ध्यान दीजिएगा ना। नहीं पूछा है ना बन, ये तो सही है, अगर नहीं पूछता नहीं शब्द नहीं दिया रहता तब तो ये सही है, लेकिन आप लोग नहीं को नहीं ध्यान देंगी तब तो ये नहीं कितना गलत आप लोगों का कर देगा, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग नहीं को नहीं ध्यान देंगी तो दिक्कत होगी, लेकिन नहीं को नहीं ध्यान देना नहीं है, नहीं को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ा जाए। प्रसव के दूसरे चरण के बाद लगातार रक्तस्राव निम्न कारणों से होता है। प्रसव के दूसरे चरण के बाद लगातार रक्तस्राव निम्न कारणों से होता है। क्या गर्भाशय का निष्क्रिय होना, अवशिष्ट उत्पाद, जन्म नलिका में चोट, आसंजित प्लेसेंटा। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने की मन करे। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है बहन कि प्रसव के दूसरे चरण के बाद लगातार रक्तस्राव निम्न कारणों से होता है, तो किसके कारणों से होता है भाई। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 36 नंबर का हो जाएगा गर्भाशय का निष्क्रिय होना। क्या हो जाएगा, गर्भाशय का निष्क्रिय होना। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा फास्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है भाई। क्या HCG या गर्भावस्था विशिष्ट बी ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन बी क्या दिया है, मानो प्लेसेंटा लैक्टोजोन। ऑप्शन डी दिया है टेस्टोस्टेरोन। राइट आंसर क्या होगा भाई। 37 नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें कि राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा, तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है, तो प्लेसेंटा द्वारा टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 38, प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं। तो प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं कौन सी है भाई। क्या पेरिनियल चोट है, PPH है, या सब इनवोल्यूशन है, या गर्भाशय का फटना। राइट आंसर क्या होगा, सभी बने कमेंट करें। प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं हैं, तो प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं क्या है भाई, तो क्या है, PPH है। क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं है, तो प्रसव के तीसरे चरण में प्रमुख जटिलताएं क्या है, PPH है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। PPH इस तरह से करके दे देगा तब भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण है। एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण है, तो सामान्य कारण क्या होगा, क्या पिन प्रिंक होगा, या पेरिनिएटल होगा, या सेलाइन एक्सचेंज होगा, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा भाई, एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण है, तो एक 3 वर्ष के बच्चे में हेपेटाइटिस बी का सामान्य कारण क्या होगा, तो पेरिनेटल होगा। क्या होगा, पेरिनेटल। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं बहन, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं भाई। 35 नंबर कौन सा था, 39 नंबर हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा फास्ट चलिए भाई, थोड़ा फास्ट चलिए, ठीक ना, थोड़ा फास्ट चलिए। क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़िए। क्या पूछा है कि बच्चों में घुमावदार पैर, विकृत पेल्विस और पिजन चेस्ट आदि निम्न में से किस बीमारी के लक्षण है। तो किस बीमारी के लक्षण है भाई, क्या रिकेट्स के हैं, या केट्रोमलासिया के हैं, या बेरी के हैं, या ऑस्ट्रोमलेशिया के हैं। तो किसके हैं भाई, बच्चों में घुमावदार पैर, विकृत पेल्विस और पिजन चेस्ट आदि निम्न में से किस बीमारी के लक्षण है। तो किस बीमारी के लक्षण है भाई, तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स के लक्षण है। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 41, नवजात शिशु में किस आकार का केनुला प्रयोग में लाया जाता है। नवजात शिशु में किस आकार का केनुला प्रयोग में लाया जाता है। क्या 24 का साइज रहेगा उसका, कि 22 साइज रहेगा, 20 साइज रहेगा, या 28 साइज रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, नवजात शिशु में किस आकार का केनुला प्रयोग में लाया जाता है। तो नवजात शिशु में जो केनुला प्रयोग में लाया जाता है वो 24 उसकी साइज रहेगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जितनी बड़ी साइज रहेगी उतनी छोटा केनुला रहेगा और छोटे बच्चों के लिए प्रयोग किया जाएगा। नवजात शिशु में किस आकार का केनुला प्रयोग में लाया जाता है, तो 24 होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संगीता पटेल जी कमेंट कीजिए, गलत तो नहीं हुआ। बीबा जी कमेंट कीजिए, गलत तो नहीं हुआ। फोटोथेरेपी का उपयोग किस उपचार में होता है। क्या साइनोसिस में, पीलिया में, दस्त में, एक्जिमा में। तो फोटोथेरेपी का उपयोग किस उपचार में होता है।
फोटोथेरेपी का उपयोग किस उपचार में होता है भाई? तो फोटोथेरेपी का जो उपयोग होता है किस उपचार में होता है? तो ये होता है पीलिया में। किस में होता है? पीलिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43। जन्म के 5 मिनट बाद एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है। यह क्या दर्शाता है? क्या कोई डिप्रेशन नहीं, हल्का डिप्रेशन, मध्य डिप्रेशन, अत्यधिक डिप्रेशन। जन्म के 5 मिनट बाद ना, देखिए क्वेश्चन आप लोगों को बस थोड़ा सा चेंज किया गया, इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। आप लोग क्वेश्चन को किए हैं लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसको ध्यान दीजिएगा। जन्म के 5 मिनट बाद, मैं आप लोगों को बताया था 7 से लेकर के 10 किसे ऐसा कुछ स्कोर करके अफगान स्कोर के बारे में बताया हूँ। इसको कीजिए कि जन्म के 5 मिनट बाद कितने मिनट तक किया जाता है? क्या 1 मिनट पर और 5 मिनट पर किया जाता है? अफगान स्कोर निकाला जाता है। जन्म के 5 मिनट बाद पी एपीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है। यह क्या दर्शाता है? तो स्कोर जब 8 है तो क्या दर्शाता है भाई? 43 नंबर का। तो कोई डिप्रेशन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 44। यह क्वेश्चन आप लोग किए हैं लेकिन क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज है, इसको ध्यान दीजिएगा। यह मत कहिएगा कि सर स्कोर 8 वाला हम लोग किए हैं, तो क्वेश्चन भी चेंज है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। जिन शिशुओं में समय से पहले रिटेनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है, क्या अपरिपक्व नवजात, परिपक्व नवजात, गर्भावस्था के बाद अवधि वाला नवजात, या ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? 44 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। जिन शिशुओं में समय से पहले रेटिनोपैथी विकसित होने का उच्च जोखिम होता है उसको क्या कहते हैं? अपरिपक्व नवजात कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए होगा ना, अपरिपक्व नवजात कहेंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। थोड़ा फास्ट चलिए भाई, क्वेश्चन फास्ट चलिए, हम लोग बहुत पीछे हैं। एक छोटा बच्चा जो एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस से पीड़ित है, उसे अस्पताल से छुट्टी कराने से पूर्व क्या जांच करनी चाहिए? एक छोटा बच्चा जो एच इन्फ्लुएंजा मेनिंजाइटिस से पीड़ित है, उसे अस्पताल से छुट्टी करने से पूर्व क्या जांच करनी चाहिए? क्या BEIRA या MBI, CT स्कैन, एक्सरे, स्कल? राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो BERA की जांच की जानी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नर्स के लिए बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ज्ञान क्यों आवश्यक है? नर्स के लिए बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है? बीमार बच्चे को समझना जरूरी है। ज़्यादातर नर्स के बच्चे होते हैं, ज़्यादातर बच्चे बीमार नहीं पड़ते, इससे नर्स को अच्छा पिता या माँ बनने में मदद मिलती है। भाई ये कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया और ऑप्शन क्या दे दिया? क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ा जाए। नर्स के लिए बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट का ज्ञान होना आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है भाई? तो 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? क्यों क्या हो जाएगा? बीमार बच्चे को समझना जरूरी है। क्या? बीमार बच्चे को समझना जरूरी है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़िए। जन्म के 5 मिनट बाद पीजीआर के लिए एक नवजात शिशु का मूल्यांकन किया जाता है, स्कोर 8 है। यह क्या दर्शाता है? 4 क्वेश्चन हम लोग के रिपीट हो गए, तो चलिए घबराना नहीं है। क्या कोई डिप्रेशन नहीं होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। मिलेना शब्द का अर्थ है तो क्या है? मूत्र में मवाद होना, ऑप्शन मूत्र में शुगर होना, मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द होना, या गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल का विसर्जन। राइट आंसर क्या होगा? सभी आप लोग कमेंट कर दीजिए, सभी बहने। मालेना शब्द का अर्थ है, मालेना शब्द का अर्थ क्या है? तो मालेना शब्द का जो अर्थ होगा बताइए जल्दी से, क्या होगा भाई? मालेना शब्द का अर्थ क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें, बताइए जल्दी से। सभी बहने कमेंट कर दें कि राइट आंसर क्या होगा भाई 48 नंबर का। तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल का विसर्जन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मलेना शब्द का अर्थ है तो गहरे काले रंग का रक्त रंजित मल का विसर्जन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 49। शिशुओं में हेपेटाइटिस बी टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल, तो सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा है भाई? क्या इंट्राडर्मल है, वास्टुलैटिडलिस है, इंट्रावेनस है, या
सेंट्रल वेनस कैथेटर है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। शिशु में हेपेटाइटिस बी के टीके के लिए सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल, तो सबसे पसंदीदा टीकाकरण स्थल कौन सा होगा इसमें, तो वास्टुल लैटरलिस होगा। क्या हो जाएगा, वास्टुल लैटरलिस हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 50 पे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 50 को थोड़ा फास्ट पढ़िए भाई। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 इकोटॉमी का अर्थ है, तो इकोटॉमी का अर्थ क्या है बताइए। शरीर के अंदर एट्रिपिकल ओपनिंग रिएक्शन होना। ऑप्शन सी दिया है, बी दिया है शरीर के किसी भी अंग में रिमूवल करना, शरीर के किसी भी अंग को रिपेयरिंग करना, शरीर के किसी भी अंग का इंकिशन करना। बताइए राइट आंसर क्या होगा, इंसिशन करना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई। राइट आंसर क्या होगा 50 नंबर का। इकोटॉमी का अर्थ क्या होता है भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। इकोटॉमी का अर्थ क्या होता है, तो इकोटॉमी का अर्थ होता है शरीर के किसी भी अंग को रिमूवल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इकोटॉमी का अर्थ है तो शरीर के किसी भी अंग को रिमूवल करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 51। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटे में अवशोषित सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है। क्या हर 2 घंटे, हर 4 घंटे, हर 1 घंटे, हर 8 घंटे। तो राइट आंसर क्या होगा बहन, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में अवशोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 51 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 51 नंबर का होगा। देखिए आप लोगों के एग्जाम के थ्रू यहाँ पर हम लोग लगाएंगे हर 4 घंटे। क्या होगा, इसको आयोग भी माना था कि हर 4 घंटे ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन कभी आप लोगों को अगर 4 घंटा न दिया रहे तो 2 घंटा भी आप लोग लगा के आ जाएंगे तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन ये 4 घंटे दिया रहेगा ना, 2 घंटे क्यों लगा, जैसे डिलीवरी रूम में अगर दे देगा कि मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त जो माना जाएगा, सबसे उपयुक्त अगर कह दिया जाए कि सबसे उपयुक्त जो रहेगा कि इसको कोई काट ही ना पाए, तो अगर हर 2 घंटे वाला हम लोग लगा देंगे तो जैसे पीपीएच करना होता है उस समय का समस्या देख लीजिए। और जैसे कि एक समस्या देख लीजिए, डिलीवरी रूम में अगर पेशेंट है, डिलीवरी रूम में तब कितना लगेगा। तो इस सब बातों को देखते हुए ना, अधिक रक्तस्राव हो रहा है, मासिक धर्म बहुत जल्दी जल्दी से हो रहा है, बहुत तेजी से मतलब कि हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तब क्या होगा, तब हर 2 घंटे पर अगर इसको सैनिटरी पैड को बदला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई काट ही नहीं सकता है। लेकिन इस ऑप्शन के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू जो एग्जाम में लगाना चाहिए यही लगा के आइएगा, हर 4 घंटे वाला। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा सभी बने। क्वेश्चन नंबर 52। जन्म पूर्व वृद्धि काल में शामिल है। जन्म पूर्व वृद्धि काल में शामिल है क्या, समय से पहले जन्मे शिशु का अंडाणु भ्रूण, भ्रूण का अंडाणु भ्रूण, भ्रूण का अंडाणु जन्म, भ्रूण का अंडाणु। राइट आंसर क्या होगा सभी बने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर क्या होगा भाई, जन्म पूर्व वृद्धि काल में शामिल है। जन्म पूर्व वृद्धि काल में शामिल है तो राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भ्रूण का अंडाणु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ना। कोई ऑप्शन नंबर सी तो नहीं लगा रहा है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा भाई, इसको काट दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी भी आप लोग लगा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, भ्रूण का अंडाणु होगा। राइट आंसर होगा डी। जन्म पूर्व वृद्धि काल में शामिल है तो जन्म पूर्व वृद्धि काल में भ्रूण का अंडाणु शामिल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ, तेज चलिए बहुत पीछे हम लोग हैं। भारत सरकार द्वारा 1993 में धारणा की गई राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी में कौन से कमजोर वर्ग के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया गया। कौन से कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया गया भाई बताइए। क्या बच्चे और गर्भवती माताएं, बालिकाएं और गर्भवती माताएं, नर्सिंग माताएं और पुरुष बच्चे, नर्सिंग माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। राइट आंसर क्या होगा सभी बहने कमेंट करें बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, सीमा देवी जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, चंद्रकला देवी जी, रश्मि सोम जी। बताइए तो शांति वाजपेयी जिसका राइट आंसर क्या होगा, चंद्रकला देवी जी बहन कमेंट कीजिए। भारत सरकार द्वारा 1993 में धारण की गई राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी में कौन से कमजोर वर्ग के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया गया, तो नर्सिंग माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग लग रहा है कि ऑप्शन नहीं देख पाई बहन, ऑप्शन क्या दिया फिर से दोबारा से देख लीजिए। बच्चे और गर्भवती माताएं, ऑप्शन बी दिया है बालिकाएं और गर्भवती माताएं, ऑप्शन सी दिया है नर्सिंग माताओं और पुरुष बच्चे,
बच्चे। ऑप्शन डी दिया है नर्सिंग माताएं और गर्भवती महिलाएं और बच्चे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत सरकार द्वारा 1993 में न धारण की गई राष्ट्रीय पोषण पॉलिसी में कौन से कमजोर वर्ग को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी पर नियंत्रण रखने के लिए चयनित किया गया है? तो किसमें किया गया है? तो नर्सिंग माताएं, गर्भवती महिलाएं और बच्चे। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। अगला क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा फास्ट पढ़िए बहन, कि हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, 1.5 घंटे में नहीं खत्म कर पाएंगे क्या इस क्लास को। क्या पूछा है? एम्ब्रियो की स्टेज जिसमें कि बेबी पार्ट की इंडेम्फिटी किया जा सकता है कहलाता है, क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, अंडाणु कहलाता है। तो क्या कहलाता है भाई? 54 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 54 नंबर का हो जाएगा भ्रूण हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। एक मरीज के गैस्ट्रिकोटोमी हुई है तो उसमें किसकी कमी हो सकती है? एक मरीज के गैस्ट्रेक्टोटोमी हुई है तो उसमें किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी हो जाती है? विटामिन ए की, विटामिन B12 की, विटामिन B1 की, विटामिन एल की। राइट आंसर क्या होगा भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55। एक मरीज के गैस्ट्रेक्टोमी हुई है तो उसमें किसकी कमी हो जाती है? किसकी कमी होती है भाई? संगीता पटेल जी बताइए तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो विटामिन B12 हो जाएगा। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। फिंगर बैंडेज की चौड़ाई होनी चाहिए। फिंगर बैंडेज के लिए बैंडेज की चौड़ाई होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए भाई? 8 से 9 सेंटीमीटर, 10 से 15 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर या 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर। तो फिंगर बैंडेज के लिए बैंडेज की चौड़ाई होनी चाहिए तो कितनी चौड़ाई होनी चाहिए बताइए जल्दी से? तो 2.5 से लेकर 3 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 57। गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया उसको एक टॉफी, एक लंगलत्ता, एक समोसा और समझ लीजिए कि एक पेन हमारी तरफ से, और क्या उसको इनाम में दे दूं भाई? बहुत कुछ। क्या कहते हैं, एक प्लेट गाजर का हलवा मैं बनाया हूं उसको भी खिलाऊंगा। सब कुछ आप लोगों को दिया जाएगा। बस इस क्वेश्चन को कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन गलत होगा 100%। क्वेश्चन गलत होगा 100%। पूछा क्या है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल मनाया जाता है 24 सितंबर, 25 सितंबर, 28 सितंबर, 27 सितंबर। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या होगा? किसी ने गलत किया कि नहीं किया? सब कोई गलत करेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है भाई? संगीता पटेल जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, बीबा जी, रश्मि सोम जी, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, पुष्पाचार्य और कौन है? बीबा जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? क्या 24 सितंबर को मनाया जाता है? नहीं भाई। ऑप्शन बी दिया है 25 सितंबर को मनाया जाता है? नहीं भाई। क्या 28 सितंबर को मनाया जाता है? नहीं भाई। क्या 27 सितंबर को मनाया जाता है? नहीं भाई। जब चारों ऑप्शन नहीं मनाया तो मनाया कब जाता है? अरे भाई, जब पूछा है कि विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा, तो कौन सा आप लोग ऑप्शन लगाइए? तो सभी गलत है। तो कब मनाया जाता है भाई? तो यह मनाया जाता है बन, यहीं पे नोट कर लीजिए। क्या नोट कीजिए कि 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बन? 26 सितंबर को ना, SEPTEMBER, 26 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को मनाया जाता है ना। विश्व गर्भ निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसको बात को ध्यान दीजिएगा। 26 सितंबर ना कब मनाया जाता है? विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व गर्भ निरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है। बहन एकदम रट लीजिए, भूलना नहीं है। ठीक, क्लियर हुआ? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बहन। क्वेश्चन नंबर 58। किसका किसका गलत हुआ था? आप लोग क्वेश्चन को पकड़ पाए कि नहीं? ऑप्शन को हम तो देखे तो लग रहा है कि कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहा कि सब लोग करेंगे गलत। तो कौन कौन गलत किया है भाई थोड़ा उनको हम जाने। तो क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए बहन। बहुत पीछे है हम लोग, कम से कम चल रहे हैं 12 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, क्लियर कीजिए जल्द से जल्द। प्रसव के पश्चात टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन D3 के डोज कितनी होती है बताइए?
प्रसव के पश्चात टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन D3 की डोज कितनी होती है? एक दिन में एक टैबलेट 6 माह के लिए, एक दिन में 2 टैबलेट 6 माह के लिए, एक दिन में 2 टैबलेट 9 माह के लिए, एक दिन में 3 टैबलेट 6 माह के लिए। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी बहनें कमेंट करें। प्रसव के पश्चात टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, प्रसव के पश्चात टैबलेट कैल्शियम कार्बोनेट के साथ विटामिन D3 की डोज कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? तो ये होती है एक दिन में 2 टैबलेट 6 माह के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 58 के बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं, 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 को कीजिए, क्या पूछा है? बहुत फास्ट कीजिए, 12-13 क्वेश्चन हम लोग पीछे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59, शैशवावस्था अवधि है। शैशवावस्था वह अवधि है कौन सी? 0 से 1 ईयर्स, 0 से 1 से 3 ईयर्स, 3 से 6 ईयर्स, 6 से 12 ईयर्स। तो शैशवावस्था वह अवधि है। तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है भाई? बताइए, शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? सभी बहनें कमेंट करें, बताइए जल्दी से। सीमा देवी जी बहन बताइए तो शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है भाई? तो शैशवावस्था की जो अवधि होती है वह कितनी होती है? जल्द से आप लोग कमेंट कर दीजिए, बताइए तो। 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ये 0 से 1 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 0 से 1 ईयर्स होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग बता दीजिए कि पूर्व पूर्व किशोरा किशोरा पूर्व किशोरा पूर्व किशोरावस्था ना पूर्व किशोरावस्था पूर्व किशोरावस्था की अवधि, पूर्व किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? ठीक, एक हो गया। और एक दूसरे नंबर पर नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 डाल के होमवर्क डालिए, होमवर्क नंबर डालिएगा। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? किशोरावस्था की अवधि, किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? सभी बहनें कमेंट करेंगी ना। देखिए क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 डालिएगा, और डालिएगा इसको डालिएगा 1 नंबर, इसको डालिएगा 2 नंबर। पूर्व किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? इसको बताइए। किशोरावस्था की अवधि कितनी होती है? पूर्व किशोरा और किशोरावस्था की दोनों की बताइए। इसका राइट आंसर हुआ है शैशवावस्था की अवधि कितनी होती है? तो 0 से लेकर के 1 ईयर्स होती है। राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर पे चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 14 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। तो पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है तो क्या है भाई? प्रसव के बाद 1 मिनट के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 2 घंटे के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना, प्रसव के 1 दिन के भीतर स्तनपान कराने की शुरुआत करना। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। पारिभाषिक शब्द जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ है। तो जल्दी स्तनपान कराने की शुरुआत अर्थ क्या होगा इसमें से? बताइए जल्दी से। 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रसव के 1 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग 60 नंबर पे एक बता दीजिए हमको कि नॉर्मल डिलीवरी ना, नॉर्मल डिलीवरी जब होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी में स्तनपान कितने समय में कराना चाहिए? स्तनपान कितने समय में कराना चाहिए? एक बताइए, एक इसको बताइए। 1 नंबर पे इसको नोट कीजिए, इसको 2 नंबर पे नोट कीजिए। अगर मान लीजिए कि सीजर से अगर बेबी पैदा हुआ है, सीजर से ना, सीजर के समय स्तनपान कब कराना चाहिए? जब सीजर से बच्चा पैदा होगा तो स्तनपान कब कराना चाहिए? स्तनपान कब कराना चाहिए? इसको बताइए, कब कराना चाहिए भाई? कब कराना चाहिए? नॉर्मल डिलीवरी के समय कितने समय में स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए? और सीजर यानी कि क्या बोलते हैं भाई, ऑपरेशन उसको बोल लीजिए, कि उससे जो अगर डिलीवरी कराई जाती है तो कितने समय में स्तनपान कराना चाहिए? 2 क्वेश्चन यहाँ से बताइए। 4 क्वेश्चन दे दिया हूँ होमवर्क में, सभी बहनें कमेंट करेंगे, कमेंट में चेक करता हूँ, इससे निश्चिंत रहिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं आप लोग कमेंट करती है तो मैं देखता नहीं हूँ। जन्म के समय नवजात शिशु कुल रक्त मात्रा होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की कुल रक्त मात्रा होती है तो कितनी होती है? 80 ml प्रति ग्राम, और क्या दिया? 100 ml प्रति ग्राम, 125 ml प्रति ग्राम, 150 ml प्रति ग्राम, अरे प्रति केजी। सॉरी, बहुत सॉरी भाई। पूछा क्या? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। जन्म के समय नवजात शिशु की कुल रक्त मात्रा होती है 80 ml प्रति केजी, 100 ml प्रति केजी है ना, ग्राम में पढ़ दिया बहन, इसके लिए 100 ही बोलता हूँ।
80 ml प्रति केजी, 100 ml प्रति केजी, 125 ml प्रति केजी, 150 ml प्रति केजी। मैं क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ा तो मैं कहा था तो क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, ऑप्शन कुछ दिया है, लेकिन मैं ऑप्शन ही गलत पढ़ दिया। इसका राइट आंसर क्या होगा बहन बताइए तो। जन्म के समय नवजात शिशु की कुल रक्त मात्रा होती है, तो जन्म के समय नवजात शिशु की जो कुल रक्त मात्रा होती है 80 ml प्रति केजी होती है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या दिया, अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए, वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए भाई। तो क्या 21%, 40%, 75% या 80%? अपरिपक्व शिशु बेबी को पुनर्जीवित करते समय ऑक्सीजन के निम्न सांद्रता के साथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू किया जाना चाहिए, तो कितना प्रतिशत देकर शुरू किया जाना चाहिए भाई? 62 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 21% हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 63। विटामिन B12 का अवशोषण होता है, क्या पेट में होता है, डियोडिनम में होता है, जेजुनम में होता है, इलियम में होता है? तो विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है भाई? तो विटामिन B12 का जो अवशोषण होता है इलियम हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत तो नहीं हुआ। 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत पीछे हम लोग हैं भाई, बहुत पीछे हैं, समझिए बहुत पीछे हैं। कम से कम 13 क्वेश्चन पीछे चल रहे हैं। दस्त से पीड़ित बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। दस्त से पीड़ित बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। क्या निर्जलीकरण को रोकें, मृत्यु दर में कमी, पानी और विद्युत अपघटय की कमी को ठीक करने के लिए ये सभी। राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। दस्त से पीड़ित बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य है। तो दस्त से पीड़ित बच्चों में ORS थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए जल्दी से। तो मुख्य उद्देश्य क्या होगा भाई? 64 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। तो 64 नंबर का आंसर हो जाएगा, देखिए, निर्जलीकरण को रोकें, ये भी सही होगा। मृत्यु दर में कमी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। पानी और विद्युतीय अपघटय की कमी को ठीक करने के लिए, ये भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 65। आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें। आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें कि IgG होगा, IgA होगा, IM होगा या IgE होगा। राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसमें बताइए तो जल्दी से। इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें देखिए राइट आंसर जो होगा बहन, ऑप्शन नंबर, हमको तो लग रहा है कि ऑप्शन नंबर सी होगा, IgA हो जाएगा ना, IgA हो जाएगा। लेकिन IgGE क्या है? IgG क्या है? तो IgG जो है रक्त में अधिक क्या हो जाएगा? रक्त में अधिक पाया जाता है। क्या होता है? ये पूछा ना कि आंसू में उपस्थित इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें, तो आंसू में उपस्थित तो IgA हो जाएगा। लेकिन यह किस में पाया जाता है? यह तो आंसू में पाया जाता है ना। IgA तो आंसू में पाया जाएगा, लेकिन IgG किस में पाया जाएगा? तो रक्त में अधिक पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है ना, रक्त में अधिक पाया जाता है। फिर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? IgE दिया है ना, तो ये किसमें पाया जाता है? एलर्जी प्रतिक्रिया में होता है। किसमें? एलर्जी ना, एलर्जी, इसको जान लीजिए किसके लिए होता है? एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए होता है। एलर्जी प्रतिक्रिया, ठीक ना, इसको एलर्जी प्रतिक्रिया कर लीजिए, एलर्जी प्रतिक्रिया में काम आएगा। और इसको क्या है? IM ना, तो IM नहीं होगा भाई, IgM होगा ना, IgM होगा ना, IgM। तो IgM क्या होगा? तो ये प्रारंभिक संक्रमण में रक्त में होता है। प्रारंभिक संक्रमण में रक्त में होता है, ठीक, इतना हो गया ना। आंसू में उपस्थित एक इम्यूनोग्लोबिन की पहचान करें, तो आंसू में उपस्थित जो होता है IgA हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया? IgG। तो ये क्या होता है? ये रक्त में क्या अधिक पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? रक्त में अधिक पाया जाता है। और IgM क्या ये होता है? तो ये होता है प्रारंभिक संक्रमण में रक्त में पाया जाता है। ये IgE किसके लिए? तो एलर्जी प्रतिक्रिया के लिए हो गया, ठीक है ना। क्लियर हुआ? इसका राइट आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ है। क्लियर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66। बहुत पीछे आज हो गए बहन, थोड़ा आप लोगों की क्लास में थोड़ा कैसे हो गया भाई, इतना पीछे हम लोग हो गए।
एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस का, या अस्थमा का, या उपकंठ का, या क्रुप का? एक बच्चा जिसे सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ भौंकने वाली खांसी है, वह क्या लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? तो कौन सा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है भाई, बताइए जल्दी से। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रूप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 यानी 67। नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों विषण में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है। नवजात शिशुओं में जन्म के समय एक या दोनों विषणों में उत्पत्ति की विफलता को कहा जाता है क्या? ओर्किडोप्सिस कहा जाता है, या फाइमोसिस कहा जाता है, या क्रिप्टोरिचिडिज्म कहा जाता है, या हिड्रोसेल्स कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसको कहा जाता है क्रिप्टोरचिडिज्म कहा जाता है, क्रिप्टोरचिडिज्म कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है। 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में ना, 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पोषण संबंधी अंधापन के प्रमुख कारण को कहा जाता है क्या? जेरोथैलेमिया कहा जाता है, रतौंधी कहा जाता है, अंधापन कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1 से 3 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में जो पोषण संबंधी अंधापन का प्रमुख कारण होता है, तो उसको क्या कहते हैं भाई? तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जेरोथैलेमिया कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, 68 नंबर हो गया बहन। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 चलिए कम से कम लग रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट समाप्त कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69। नवजात शिशु में जन्म के बाद के जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंधी से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। तो क्या शामिल है? क्या स्टीटिंग शामिल है, वेस्टिंग शामिल है, या प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम, या उपरोक्त सभी? राइट आंसर क्या होगा? 69 नंबर क्वेश्चन का सभी बहने कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है कि नवजात शिशु में जन्म के बाद जीवन में निर्बल पोषण और ना विकास प्रतिबंध से जुड़ी जटिलताओं में शामिल है। तो देखिए, स्टार्टिंग भी शामिल है, विस्टिंग भी शामिल है, प्रतिकूल न्यूरो विकासात्मक परिणाम भी शामिल है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70। 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रित तथा पहुंच योग्य धमनी तो कौन है? ब्रेकियल है, कैरोटिड है, या डोर्सलिस्पेडिस है, या पापिलेटल है? तो राइट आंसर क्या होगा बताइए? 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे में नाड़ी की जांच करने हेतु सबसे केंद्रीय तथा पहुंच योग्य धमनी क्या हो जाएगी भाई? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे कैरोटिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरोटिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71। जन्म के समय दिया जाने वाला टीका क्या? डीपीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, या डीपीटी? बीसीजी, ओपीबी, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी, डीपीटी, एमआर, डीपीटी, एमएमआर, हेपेटाइटिस बी। तो जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है, तो जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है भाई बताइए? जन्म के समय दिया जाने वाला टीका कौन सा है? तो देखिए, बीसीजी भी है, ओपीबी है, हेपेटाइटिस बी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जन्म के समय दिया जाने वाला टीका है, तो बीसीजी भी दिया जाता है, ओपी भी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72। नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है तो कितना है? 36 से लेकर के 36.8 डिग्री सेल्सियस है, या 36.5 से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस, 37 से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस, 37 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। तो नवजात शिशु का सामान्य शरीर का तापमान है, तो नवजात शिशु में शरीर का सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है भाई? 72 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 36.5 से लेकर 37.4 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन की स्थिति हमेशा चिकित्सकीय आपातकाल माना जाता है? निम्नलिखित
में निम्नलिखित कौन सी श्वसन की स्थिति हमेशा चिकित्सीय आपातकाल माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है भाई? क्या लेरिंजियोट्रोकिक ओब्राकिटिस को माना जाता है, या इपिग्लोलाइटिस टाइटिस को माना जाता है, या अस्थमा को माना जाता है, या साइटिक फाइब्रोसिस को माना जाता है? तो किसको माना जाता है? क्वेश्चन क्या पूछा है बताइए जल्दी से, किसको माना जाता है? तो 73 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? तो 73 नंबर का राइट आंसर हमको लग रहा है इप्लोलाइटिस को माना जाता है। इप्ग्लोलाइटिस को माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी श्वसन की स्थिति हमेशा चिकित्सकीय आपातकाल माना जाता है? तो इप्ग्लोटाइटिस को माना जाता है। किसको? इप्ग्लोटाइटिस को माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 73 नंबर क्वेश्चन हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 74 को पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया है? निम्न में से कौन सा हेम्ब्रोन फीटस के स्केटल मेटूरेशन में हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है? बताइए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है भाई? हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन होता है? क्या टेस्टोस्टेरोन होता है, थायरोक्सिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, या प्रोलैक्टिन होता है? तो कौन सा होता है भाई? निम्न में से कौन सा इसको कर दीजिए, कौन सा हार्मोन फीटस के निम्न में से कौन सा हार्मोन फीटस के स्केटल मेंटूरेशन में हेल्प करता है या रिस्पॉन्सिबल होता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा 74 नंबर का भाई? तो 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75, बच्चों में बहुलोहित कोशिका रक्त का लक्षण दर्शाता है। बच्चों में बहुलोहित कोशिका रक्त का लक्षण दर्शाता है। क्या हृदय विवृद्धता, बहुमूत्रता, एडेमा फ्लूआ, या प्लावित चेहरा? राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में बहुलोहित कोशिका रक्तता का लक्षण दर्शाता है। तो बच्चों में बहुलोहित कोशिका का रक्तता का लक्षण कौन दर्शाता है भाई? तो 75 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा प्लावित चेहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़िए बहन। बहुत पीछे हम लोगों कैसे हमने 1.5 घंटे में इसको नहीं समाप्त कर पाए भाई हम लोग। कौन सा वंशानुगत रोग एन्यूरिज्म से नजदीकी रूप से संबंधित है? कौन सा वंशानुगत रोग एन्यूरिज्म से नजदीकी रूप से संबंधित है? तो कौन सा है? क्या मार्फन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ल्यूपस एरिथमेटोसस? राइट आंसर क्या होगा भाई? तो राइट आंसर इसमें 76 नंबर में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा मार्फन सिंड्रोम होगा। क्या होगा? मार्फन सिंड्रोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने के चिन्ह है। क्या नाड़ी गति तेज व सीमित रक्तचाप, सामान्य बुखार, स्थिरता? नाड़ी गति तेज, सीमित, कम रक्तचाप, कम तापमान, सामान्य से कम? धीमी स्मिति, नाड़ी गति, रक्तचाप का बढ़ना, मूर्छा, शरीर, तापमान सामान्य से अधिक? धीमी व सीमित नाड़ी गति, रक्तचाप कम होना, शरीर तापमान सामान्य से कम, मूर्छा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने चिन्ह है। तो खोपड़ी के अंदर जो दबाव बढ़ता है उसका चिन्ह क्या होगा बताइए? खोपड़ी के अंदर दबाव बढ़ने का चिन्ह क्या होगा भाई? 77 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? धीमी व सीमित नाड़ी गति, रक्तचाप का बढ़ना, मूर्छा, शरीर तापमान सामान्य से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 78, एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है। क्या एल्डोस्टेरॉन होगा, या टेट्रा आयोडोथायरोनिन होगा, या कैल्सिटोनिन होगा, या हाइड्रोकोर्टिसोन होगा? राइट आंसर क्या होगा? एंजाइम की कमी या उसका स्तर कम होने के कारण एक बच्चे को बौनापन हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? इसमें बौनापन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टेट्रा आयोडोथायरोनिन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमको लग रहा है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। 78 नंबर हो गया। 79 नंबर पर चलते हैं भाई। 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 79 नंबर को पढ़िए। 79 नंबर को बहुत पीछे हो गए बहन। मैकवेन का संकेत निम्न से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? मैकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? क्या स्पाइनल बिफिडा, काउनल स्टेसिया, या हाइड्रोसिफलस, या जन्म की चोट? राइट आंसर क्या होगा बहन? क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79 का सभी बहनें कमेंट कर दें, बताइए।
मैकवेन का संकेत निम्न में से किस स्थिति का एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो किसका एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है भाई? 79 नंबर का क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोसिफिलिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोसिफिलिस। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 80। बुखार, सिरदर्द व गर्दन की जकड़न से पीड़ित बच्चे के अभिभावकों को नर्स बताती है कि मेनिंजाइटिस के निदान की पुष्टि के लिए जांच का प्रयोग करते हैं। तो कौन सा जांच का प्रयोग करते हैं? मेनिगोमाइलोग्राम का, या लंब पंचर का, या ब्लड कल्चर का, या पेरिफेरल स्किन स्मीयर का? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट करें। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, बीबा जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, नेहा तिवारी, रश्मि सोम जी, नीतू कुमारी, अयोध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव। सभी बहनें बताएं। बीबा जी बताइए, सीमा देवी जी बताइए, संगीता पटेल जी, सभी बहनें बताएं भाई। शांति वाजपेयी जी क्वेश्चन को कीजिए। बुखार, सिरदर्द व गर्दन की जकड़न से पीड़ित बच्चे के अभिभावक को नर्स बताती है कि मेनिंजाइटिस के निदान की पुष्टि के लिए जांच का प्रयोग करते हैं। तो कौन से जांच का प्रयोग करते हैं भाई? इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का लंबर पंक्चर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित कौन सी श्वसन की स्थिति हमेशा चिकित्सीय आपातकाल माना जाता है? क्या लेरिंजोएट्रिक ओब्राइटिस को माना जाता है, या इप्ग्लोटाइटिस को माना जाता है, या अस्थमा को माना जाता है, साइटिक फाइब्रोसिस को माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? निम्नलिखित कौन सी श्वसन की स्थिति को हमेशा चिकित्सकीय आपातकाल माना जाता है? तो किसको माना जाता है भाई? तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इप्ग्लोटाइटिस को माना जाता है। किसको? इप्ग्लोटाइटिस को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए बहन, क्वेश्चन नंबर 82। डायरिया का कारण है? क्या ई कोलाई है, सीगेला है, या साल्मोनेला, या सभी? राइट आंसर क्या होगा 82 नंबर का बताइए। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, सहीना परवीन, शुभम नाथ, राहुल कुमार माठो, नीरज देवी जी, श्रेया चौधरी जी, पूनम देवी जी बता दें, पूनम कुमारी जी बता दें, और कौन है? प्रीति कुमारी जी बता दें, रूपा विश्वकर्मा जी बता दें। बताइए तो पूनम जी, इसका राइट आंसर क्या होगा बहन? डायरिया का कारण है, तो डायरिया का कारण क्या है? क्या ई कोलाई होगा, सीगेला होगा, साल्मोनेला होगा, या सभी होगा? तो 82 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, डायरिया का कारण ई कोलाई भी हो जाएगा, सीगेला भी हो जाएगा, साल्मोनेला भी हो जाएगा। जब तीनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर डी सभी वाला सही हुआ कि नहीं सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 83 पे चलिए। अपरा का निचले गर्भाशय खंड का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? क्या हाइपरमेसिस ग्रेविडरम कहलाता है, या प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, या एब्रिटियो प्लेसेंटा कहलाता है, या एक्लेम्सिया कहलाता है? क्या कहलाता है भाई? बताइए संगीता पटेल जी। गलत तो नहीं होगा आपसे? शांति वाजपेयी जी, आपसे भी गलत नहीं हो रहा चाहिए। कमेंट कीजिएगा पूरा लिख करके डिटेल में। संगीता पटेल जी, शांति वाजपेयी जी, दोनों लोग कमेंट करें। अपरा का निचले गर्भाशय खंड का प्रत्यारोपण क्या कहलाता है? तो अपरा का निचले गर्भाशय खंड का प्रत्यारोपण जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसको तो भाई कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं ना, प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? तो कौन सी है? क्या ट्यूबकेटोमी है, या बैस्कुटोमी है, या ब्रेस्ट फीडिंग है, या इंट्रा यूटेराइन है? तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या पूछा है बहन? फिर से पढ़िए, दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? तो कौन सी परिवार नियोजन विधि है भाई? 84 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परिवार नियोजन विधि ना। निम्नलिखित में से प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि कौन सी मानी जाएगी? तो इसमें मानी जाएगी ब्रेस्ट फीडिंग मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? इस ऑप्शन के थ्रू क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। कंफ्यूजन होगा, इसमें कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। संगीता पटेल जी, बीबा जी, शांति वाजपेयी जी, और सीमा देवी जी, सभी बने। चंद्रकला देवी जी, आप भी कमेंट कीजिएगा। कंफ्यूजन होगा तो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? तो ब्रेस्ट फीडिंग विधि पूछा है, ब्रेस्ट फीडिंग होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, 84 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 85। बहुत 15 क्वेश्चन बचा है, बहुत पीछे हम लोग हैं। बहुत जल्द से जल्द इसको खत्म कीजिए, 2 घंटे मत होने दीजिएगा। कार्ड प्रोलैप्स को कैसे परिभाषित किया जाता है? कार्ड प्रोलैप्स को कैसे परिभाषित किया जाता है? क्या कार्ड में कोई संक्रमण होना, या जब कार्ड का आकार छोटा हो, या कार्ड योनि के अंदर पड़ी हो, या यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें कार्ड बलवा के बाहर स्थित होती है? राइट आंसर क्या होगा बताइए?
कार्ड प्रोलैप्स को कैसे परिभाषित किया जाता है भाई? तो 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसको कैसे परिभाषित किया जाता है भाई? बताइए जल्दी से आप लोग, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? 85 नंबर का तो आप लोग कर लेंगी ना। 85 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहनें कमेंट कर दें। तो इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? तो यह एक असामान्य स्थिति है जिसमें कार्ड वल्वा के बाहर स्थित होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 86। बुखार, सिर दर्द और गर्दन की जकड़न से पीड़ित बच्चे के अभिभावक को एक नर्स बताती है कि मेनिंजाइटिस के निदान की पुष्टि के लिए जांच का प्रयोग करते हैं। तो मीनोगोमिला या ब्लड कल्चर, लंबर पंचर या फ्रेविल स्कीनर स्मीयर। राइट आंसर क्या होगा? देखिए भाई, 5वां या 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग का रिपीटेड हो गया। 5 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि रिपीटेड है। तो 86 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसमें तो लंबर पंक्चर बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 87। जब भ्रूण का लाई अनुदैर्ध्य हो लेकिन पादलिक भाग प्रस्तुत होने वाला भाग हो, प्रस्तुतिकरण के प्रकार को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या भाव, ब्रिच, शीर्ष, सिफेलिक? राइट आंसर क्या होगा? जब भ्रूण का लाई न अनुदैर्ध्य हो लेकिन पदालिक भाग न प्रस्तुत होने वाला हो, पदालिक भाग प्रस्तुत होने वाला हो, प्रस्तुतिकरण के प्रकार को क्या कहा जाता है? प्रस्तुतिकरण के प्रकार को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा भाई? इसको क्या कहा जाएगा? 87 नंबर का कुछ कंफ्यूजन लगा क्या आप लोगों को? इसको क्या कहा जाता है? इसको ब्रिज कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? ब्रिज कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक परिवार नियोजन विधि है? तो कौन सी है? ट्यूबकोटॉमी है, वेस्कोटॉमी है, ब्रेस्ट फीडिंग है या इंट्रायूटेराइन डिवाइस है? राइट आंसर क्या होगा भाई? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या होगा? इसका भी होगा ब्रेस्ट फीडिंग ना। क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट फीडिंग। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से सबसे आम प्रसूत होने वाला भाग कौन सा है? क्या वर्टेक्स शीर्ष है या ब्रिच नितंब है या चेहरा या कंधा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बहनें कमेंट करें। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का ऑप्शन चेंज किया गया है। आप लोग बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ आप लोगों को लगा क्या होगा? निम्नलिखित में से सबसे आम प्रसूति होने वाला भाग कौन सा है? तो सबसे आम प्रसूति होने वाला भाग कौन सा होगा? तो सबसे आम प्रसूति होने वाला जो भाग होगा वो वर्टेक्स होगा। क्या होगा? वर्टेक्स। निम्नलिखित में से सबसे आम प्रस्तुत होने वाला भाग कौन सा है? तो वर्टेक्स होगा यानी शीर्ष होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 को चलिए बन बहुत फास्ट चल रहे हैं। बन कैसे हम लोग पीछे हो गए? लग रहा है कि जो क्वेश्चन हम लोग का वो ईडीडी वाला था उसी में हम लोग का समय चला गया। क्या उसी में समय हम लोग का बहुत चला गया ना। पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को कैसे परिभाषित किया जाता है? क्या गर्भावस्था के 28 सप्ताह के बाद लेकिन बच्चे के जन्म से पहले प्रजनन पंथ से रक्तस्राव, गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय जननांग पथ से रक्तस्राव, प्रसव के पहले चरण के दौरान जननांग पथ से रक्तस्राव, बच्चे के जन्म के बाद 42 दिनों तक जननांग पथ से रक्तस्राव। राइट आंसर क्या होगा बहन? सभी बहनें कमेंट करें। पीपीएच यानी पोस्टपार्टम हेमरेज को कैसे परिभाषित किया जाता है? पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज को कैसे परिभाषित किया जाता है भाई? तो कैसे परिभाषित किया जाता है बताइए जल्दी से। तो इसको बच्चे के जन्म के 42 दिनों तक जननांग पथ से रक्तस्राव के माध्यम से परिभाषित किया जाता है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? क्या एक्यूट एब्डोमेन में, हार्निया में, क्रोन्स की बीमारी, इंटरसेप्शन? राइट आंसर क्या होगा? इंटरसेप्शन होगा। बताइए जल्दी से। 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई? 91 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? तो राइट आंसर होगा इंटरसेप्शन होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 92। एक्लैम्पसिया से जुड़े दौरे के इलाज के लिए पसंद की दवा क्या है? एक्लैम्पसिया से जुड़े दौरे के इलाज के लिए पसंद की दवा क्या है? क्या MgSO मैग्नीशियम सल्फेट है या डाइजेपाम है या फिनेटोइन है या एल डोपा है? राइट आंसर क्या होगा बताइए।
जल्दी से जल्दी आप लोग बता दीजिए। तो भाई संगीता पटेल जी बताइए इस क्वेश्चन को। वंदना राजभर जी आप बता दीजिए, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति जी और बीबा जी, रश्मि सोम जी, रूपा विश्वकर्मा, कनिका चौहान जी, साक्षी यादव जी, सभी बहनें बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। संगीता पटेल जी गलत नहीं होना चाहिए बहन। शांति वाजपेयी जी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग किए हैं भाई इसको। एक्लेम्सिया से जुड़े दौरे के लिए पसंद की दवा क्या है? तो एक्लेम्सिया से जुड़े दौरे के लिए जो पसंद की दवा है भाई, तो क्या है? तो है MgSO है, मैग्नीशियम सल्फेट है। मैं इसको कराया हूं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 को पढ़िए। सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक की उपस्थिति को क्या कहते हैं? सामान्य गर्भावस्था गुहा के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक की उपस्थिति को क्या कहते हैं? क्या मेनार्चे कहते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, या मेनोरेजिया कहते हैं, या अमेनोरिया कहते हैं? चाहे एमेनोरिया इसको दे देगा, आप लोग को तो बताया हूं ना क्या कहते हैं इसको। सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो सामान्य गर्भाशय गुहा के बाहर एंडोमेट्रियल ऊतक की उपस्थिति को क्या कहते हैं भाई? आप लोग बता दीजिए जल्दी से। तो इसको कहते हैं बहन एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94। शिशु में IM इंजेक्शन के लिए प्रीफर्ड साइट क्या है? क्या डार्सोगेटल है, या वेस्टल लैटिरेसिस है, या रेक्टस फीमोरिस है, या वेंट्रोग्ल्यूटियल है? तो राइट आंसर क्या होगा? शिशु में IM इंजेक्शन के लिए प्रीफर्ड साइट क्या है बताइए। शिशु में IM इंजेक्शन के लिए प्रीफर्ड साइट क्या है? तो प्रीफर्ड साइट क्या होगा भाई? 94 नंबर का है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बहन क्या होगा बताइए जल्दी से। इसमें राइट आंसर होगा वेस्टल लैटिराइसिस होगा। क्या होगा? वेस्टल लैटिराइलिस ना, वेस्टल लैटिराइलिस। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, 94 के बाद चलते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। 95 नंबर क्वेश्चन को कीजिए बहन, बहुत समय कम है बहन, बहुत पीछे हम लोग हो गए। आज आप लोगों की क्लास तो बहुत लंबा हो गई भाई। अपगार स्कोरिंग ना, अपगार स्कोरिंग के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण अवलोकन क्या है? क्या हृदय गति है, श्वसन दर है, मेकोनिया नियम की उपस्थिति है, या मेरो से रिफ्लेक्स का मूल्यांकन? अपगार स्कोरिंग ना, अपगार स्कोरिंग के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण अवलोकन क्या है? तो अपगार स्कोरिंग के लिए प्राथमिक महत्वपूर्ण जो अवलोकन होगा 95 नंबर का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हृदय गति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हृदय गति। राइट आंसर होगा वन ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बच्चा रेड करंट जेली स्टूल पास करता है? तो किस स्थिति में करता है भाई बताइए जल्दी से। क्या एक्टिव एब्डोमेन में, हार्निया में, क्रोन्स की बीमारी में, या इंटरस्टूसेप्शन में? तो किस में करता है भाई? तो 96 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरस्टूसेप्शन में करता है ना, इंटरस्टूसेप्शन में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97। शरीर का मुख्य दवा नियंत्रण अंग कौन सा है? क्या यकृत है, आंत है, वृक्क है, या फेफड़े? शरीर का मुख्य दवा नियंत्रण अंग कौन सा है? तो शरीर का मुख्य दवा नियंत्रण अंग जो होगा 97 नंबर का, वो क्या हो जाएगा? यकृत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। शरीर का मुख्य दवा नियंत्रण अंग कौन सा है? तो शरीर का मुख्य दवा नियंत्रण अंग जो होगा यकृत होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98। एक्लेम्सिया से खतरनाक लक्षण क्या है? एक्लेम्सिया के खतरनाक लक्षण क्या है बताइए। एक्लेम्सिया के खतरनाक लक्षण क्या है भाई? क्या बाधित नींद होगा, और ओलिगुरिया होगा, या सिर दर्द होगा, या उपरोक्त सभी होगा? तो एक्लेम्सिया के खतरनाक लक्षण जो है उसको क्या है भाई? तो 98 नंबर का क्या होगा बताइए। एक्लेम्सिया के खतरनाक लक्षण क्या है? तो बाधित नींद होगा, बिल्कुल सही है। ओलिगुरिया होगा, बिल्कुल सही है। सिर दर्द होगा, बिल्कुल सही है। जब तीनों ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 99। गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें पूर्ण अवधि पर इम्यूनोटिक द्रव की मात्रा 200 मिलीलीटर से कम हो जाती है क्या कहलाती है? क्या एकाधिक गर्भावस्था,
हाइड्रामनियोस, पॉलीहाइड्रामिनियोस या एक्टोपिक गर्भावस्था। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, बताइए जल्दी से। गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें पूर्ण अवधि पर इम्नियोटिक द्रव की मात्रा 200 मिलीलीटर से कम हो जाती है, तो क्या कहलाती है। तो 99 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलिगोहाइड्रामानियोस कहलाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, डायरिया का कारण क्या है। इकोलाई है, सीगेला है, साल्मोनेला या सभी। तो डायरिया का कारण क्या है भाई, तो डायरिया का कारण क्या होगा, बताइए जल्दी से। इकोलाई होगा, बिल्कुल इकोलाई भी हो जाएगा, सीगेला भी हो जाएगा, साल्मोनेला भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायरिया का कारण क्या है, तो इकोलाई भी होगा, सीगेला भी होगा, साल्मोनेला भी होगा। तो उपयुक्त मतलब सही होगा। यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं बन, बहुत समय हो गया, कम से कम आप लोगों का 15 मिनट समय मैं ज़्यादा ले लिया हूँ। तो चलिए बन, लग रहा है कि आप लोगों को क्वेश्चन को समझाने में समय ले लिया हूँ, तो इससे घबराइएगा मत बन। मैं आप ही लोगों को क्वेश्चन जो ईडीडी निकालना था, ईडीडी निकालने के लिए समझाने में लग रहा है कि समय हम लोगों का चला गया बन। तो 10-15 मिनट लग गया, तो इससे घबराइएगा मत। कुछ क्वेश्चन इसमें बड़े भी थे, कुछ क्वेश्चन टफ भी थे, तो इससे आप लोग मत कहिएगा सर 1 घंटे 30 मिनट में डेली खत्म करते थे, आज कैसे इतना टाइम लग गया, 1 घंटा 45-50 मिनट लग गया। चलिए बहन, अब इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है, क्लास को समाप्त किया जाता है बहन। आज तो नोटिफिकेशन आप लोगों को लेट जाएगा, क्योंकि आज लेट क्लास हो गई, थोड़ा सा 15 मिनट लेट जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कोई कंप्लेंट ना करे कि क्यों लेट आया है। और क्या करना है बहन, 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन मैं कराया हूं बहन। कोई क्वेश्चन 2 4 5 6 क्वेश्चन रिपीटेड हो गए तो उससे घबराना नहीं, ये टाइपराइटर साहब की गलती थी। 1 से 100 क्वेश्चन में किसी बहन का कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा। 100 में स्कोर कितने गए सभी बहनें कमेंट करके बताएंगी। चंद्रकला देवी जी, आप सुबह क्लास में क्यों अपसेंट थी। चंद्रकला देवी जी सुबह की क्लास में क्यों अपसेंट थी, क्यों बताइए। अपसेंट नहीं हो रहा है बहन, पढ़ने में बहुत अच्छी है, खूब मेहनत कीजिए, एग्जाम करेक्ट कर लेंगी आप ना। अपना स्कोर आप बताइएगा, स्कोर नहीं बताती हैं। शांति वाजपेयी जी आपके कितने भाई, शांति वाजपेयी जी, शांति वाजपेयी जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताई। शांति वाजपेयी जी बहन, आप अपना स्कोर क्यों नहीं बताई। शांति वाजपेयी जी आप अपना स्कोर क्यों नहीं सुबह बताई भाई, अपना स्कोर आप बताइए, स्कोर नहीं बता रही हैं। और कौन है, सीमा देवी जी, सीमा देवी जी आप सुबह अपसेंट थी, क्यों अपसेंट थी भाई, क्यों अपसेंट थी। रश्मि सोम जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं। रश्मि सोम जी अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं। रश्मि सोम जी अपना स्कोर बताया कीजिए बहन, इससे नहीं काम चलेगा। बीबा जी बहन, बीबा जी आपके स्कोर कितने आए थे बहन, बीबा जी आपके स्कोर आए थे कितने आए थे भाई, 88 यानी 88 नंबर आए थे। 2 नंबर इसमें और ऐड कीजिए भाई, 2 दिन के अंदर इसको 90 लेकर के चलिए। हाँ, इससे काम नहीं चलेगा। 88 नंबर लेकर आ रही हैं, ऐसे नहीं होगा, कान पकड़ के मार देंगे आपको, ठीक ना। इतना जो इतना बता रहा हूँ बहन उतना लेके चलना है। 88 नंबर से काम नहीं चलेगा, 90 नंबर लेके आना है। 98 नंबर कितना सही हुआ था आपका भाई, संगीता पटेल जी का बहन। संगीता पटेल जी बहन बहुत अच्छी तैयारी है बहन, नजर न लगे। आपके 98 नंबर सही हुआ है, लेकिन 2 क्वेश्चन जो गलत हुआ है उसको नोट कर लीजिएगा, क्यों गलत हुआ है उसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा, यानी 100 स्कोर लेकर चलिए। किसी भी तरह से स्कोर अच्छा लेके चलना है आपको, ठीक ना। लगता आपको तुम्हारी तरफ से फ्री दिया जाएगा। और क्या कहना था भाई, और कुछ कहना था, कुछ नहीं कहना था। सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताएंगे भाई, सभी बहनें अपना स्कोर जरूर बताएंगे। कोई ऐसी बहन हो जो अपना स्कोर न बताएं। जो भी बहन हमारे चैनल पर अगर पहली बार आई है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे एग्जाम हो जाएगा तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बात, अगर क्लास आप लोगों को बहन हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा अपने तरफ से, दोस्तों में, भाई बहनों में, सभी जगह इसको शेयर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी ना। सभी बहनें कमेंट करके बताएंगी, सभी बहनें अपना स्कोर बताएंगी भाई। अपना स्कोर, कोई ऐसे बहन ना हो जो अपना स्कोर ना बताएं, सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कि आप लोगों के स्कोर कितने गए। चलिए बहन, मैं क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि सर आपकी क्लास मुझे कैसी लगी। ये आज की क्लास थोड़ा स्पीड हो गई क्या, जिसको बताइएगा। अगर स्पीड होगी तो कम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर ठीक रहेगी तो बताइएगा सर नहीं स्पीड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, इसी स्पीड में पढ़ेंगे बहन। आज 15 मिनट लेट हो गया, क्यों लेट हो गया कि ईडीडी बताने में, निकालने में लेट हो गया, ठीक ना। चलिए बहन, अब क्या कहना था, क्लास को समाप्त करते हैं बहन। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि सर आपकी क्लास कैसी लगी। अगर नहीं अच्छी लगी हो भाई तो आप लोग कुछ भी लिख करके जा सकती हैं, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक ना। लेकिन खूब मेहनत कीजिए, जितना हो सके बहन उतना रिवीजन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहन आप लोगों के लिए रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन, जितना हो सके उतना रिवीजन, खूब रिवीजन कीजिए। मैं इतना क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा कि जिससे आप लोग एग्जाम को अपने क्रैक कर जाएंगी। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं क्वेश्चन दूंगा
ना। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, क्वेश्चन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप लोग रिवीजन करते रहिए, सुबह शाम की क्लासें लेती रहिए। चलिए बहन, क्लास को समाप्त करते हैं डेली। इसी की तरह क्या कहना था आप लोगों को, क्लास को समाप्त करते हैं बहन। आप सभी लोगों को बहन मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। क्या बहनों, अपने माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।